बात कर रहे हैं, तो लॉजिकल फंक्शंस का जिसका आंसर आपका ना ट्रू या फॉल्स में आता है उसे लॉजिकल फंक्शंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये उससे बड़ा है या इससे छोटा है, इन्हीं को आप लॉजिकल फंक्शंस बोलती हो। ठीक है, तो जैसे मेरे पास मान लो एक डेटा है डेटा 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 लॉजिकल फंक्शन कौन से मॉड्यूल में है? मॉड्यूल 4 में है। ठीक है, चलो देखिए, ये आपका एक डेटा है, इसमें सब कैटेगरी है। अरे यार, ये पूरा सम प्रोडक्ट सुपर स्टोर वाला डेटा है। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नाउ जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, ये भी वही है, हाँ यहाँ से शुरू है, सॉरी। ठीक है, नाउ जैसे आप ये देखिए, आपका ये टेबल्स है। ठीक है, एंड इस टेबल्स पे ये तो सम इफ्स का ही है। अच्छा, सम इफ में एक नई चीज़ और बतानी है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा लॉजिकल फंक्शन आपका। देखो, ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट का एक डेटा है, यहाँ पे मैं रखता हूँ क्लियर। सो अगर मैं कहूँ कि कोई भी स्टूडेंट ना जिनका 33 से ऊपर है मार्क्स, वो पास हैं। 33 से ज़्यादा वाले जो मार्क्स हैं वो वाले बच्चे पास हैं, और जिनका 33 के इक्वल होगा या लेस देन होगा, वो फेल होंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए आप यूज करते इफ़ का। आपने इफ़ लिखा तो देखो ये लिख रहा है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स। आप ध्यान से देखोगे तो वैल्यू इफ़ ट्रू वाला जो पैरामीटर है वो पैरामीटर है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, एंड अगेन वैल्यू इफ़ फॉल्स वाला देख रहे हो आप, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ये देख के आपको लगता होगा कि प्रोबेबली ये ऑप्शनल है। ट्रू वाला ऑप्शनल दिख जरूर रहा, लेकिन ट्रू वाला आप ऑप्शनल कर नहीं पाओगे, करोगे तो ये एरर देगा। जैसे मैं कहता हूँ, यही कंडीशन लगाया मैंने कि अगर ये वाला मेरा 33 से बड़ा हो, अगर देखो ट्रू वाला होता है तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी जो अभी आप लिख दोगे। तो यहाँ पे चाहे फॉर्मूला लिखो चाहे कोई टेक्स्ट लिखो, तो मैंने टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं फेल्ड लिख दिया मैंने। अब अगर जैसे मान लो के 33 वाला, अगर इसका लॉजिक टेस्ट करने पे अगर मुझे ट्रू मिलता है तो ये वाला आएगा, अगर फॉल्स मिला इसका लॉजिक टेस्ट करने पे तो फिर ये वाला मिलेगा मुझे। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, सॉरी। हाँ, यहाँ पे पास होगा, यहाँ पे यहाँ पे पास होगा। ये एकदम बेसिक है। देखो, इस चीज़ को जब भी आप फॉर्मूला थोड़ा बड़ा बड़ा लगाते जाओगे ना, तो इस चीज़ को अगर टेस्ट करना होगा तो इस चीज़ को आप F2 करो, पहले वाले ही से टेस्ट करो, इतने को सिलेक्ट करो, ध्यान से सिलेक्ट करिएगा। देखो मैंने कॉमा को नहीं सिलेक्ट कर रहा मैं, और अपने कीबोर्ड से ना F9 प्रेस करिए, तो देखो ये बताया इसने ट्रू पे ये वाली चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ट्रू मतलब जो लॉजिक चेक कर रहे हैं वो मतलब ट्रू है, पहला पैरामीटर, हाँ, जो लॉजिक चेक करा, क्योंकि लॉजिक हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही मिलेगी।
लॉजिक का मतलब यही होता है ना। हाँ, ट्रू या फॉल्स में आएगा हम्म। वैल्यू। तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशंस, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कह दूँ 3 कर देता मैं इसे, तो इस कंडीशन में ये वाला कंडीशन में ये फॉल्स हो जाएगा। ओ सॉरी, K14। सो आई थिंक आपने वो नहीं किया है, एक बार एंटर करना पड़ेगा तब आएगा लग रहा। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। अभी फेल आएगा, आप एक बार चेक करो। अरे 3 से बड़ा है ना 74, तो तो ट्रू ही तो आएगा। अब जी फॉल्स होगा भाई। अरे K14 में 74 है ना, 74 क्या 300 से बड़ा था, 30 से, T3 से तो उस टाइम में बड़ा था, इसलिए ट्रू आ रहा था। अब इसे F9 करो तो देखो ये फॉल्स आएगा। फॉल्स के केस में फेल्ड आएगा, तो देखो ये फेल्ड आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला था, यही वाला फॉर्मूला ड्रैग कर लो, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। नाउ देखो इसी को थोड़ा इलेबोरेट करो। नाउ नेस्टेड इफ की बात कर रहा मैं। ये इफ वाला तो क्लियर होगा, इजी था, कुछ भी टफ नहीं था इसमें। ना अब नेस्टेड इफ की बात आती है। देखो नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है कि इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। नेस्टेड का मतलब ये होता है इनसाइड द इनसाइड, ठीक है। और मैं यही चीज़ें देखो जब मैं बोलता हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो अभी वाला जो एक्सेल है, इसमें इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ करके आप 54 डाल सकते थे। इसके पहले वाला जो वर्जन था 2013 में 32 तक डाल सकते थे। उससे पहले वाला जो था उसमें और कम था, आई थिंक 22-24 था या ऐसा ही कुछ था। शुरू में जब इनका आया था तो 16 था। बट टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैक्स टू मैक्स ना 8, मैक्सिमम हार्डली 8 से ज़्यादा नेस्टेड इफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है रियल लाइफ में। तो देखो अब यहाँ पे ये है रेटिंग्स कि अगर मान लो, अच्छा ये वाला तो दूसरा रेटिंग्स हो गया, ये नहीं देना है रेटिंग्स मुझे। चलो हाँ ये वाला है भाई, ये वाला ज़्यादा इजी रेटिंग है। ये वाला देखो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा कि 0 से लेके 33 के बीच में है तो वो फेल्ड है। अब 34 से लेके, यानी कि 33 से बड़ा, 34 से लेके 50 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन। अब 51 से लेके 60 के बीच में है तो सेकेंड, 61 से ग्रेटर है तो उसको बोलोगे फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो चलो देखो इसे लगाओ आप, तो इसे लिखोगे इफ, ये वाला जो मेरा मार्क्स है, तो अब इसमें देखो दो चीज़ें चेक कर रहे हो कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 33 से नीचे होना चाहिए, तो आप उसे कहोगे फेल्ड। इसे एकदम ना रिलैक्स समझो, बड़ा होगा दिखने में बट ये उतना ही इजी होता है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो ये हमने बोला कि ये 0 से बड़ा भी हो और 33 से लेस देन हो। तो ये दोनों एंड की कंडीशन एक देगी ट्रू या फॉल्स। आपने पहले सीख चुके हो कि एंड में 2, 3, 4, 5 जितने होंगे सारे ट्रू होने चाहिए, है ना। तो इसका एक आंसर मिलेगा ट्रू या फॉल्स, तो उस केस में मैं कहूंगा फेल्ड। अब देखो इफ के अभी तक आपने कितने पैरामीटर कर चुके हो, इफ का आपने ये 2 पैरामीटर कर चुके ट्रू तक, है ना। अब ये फॉल्स वाला बचा है। अब यहीं पे इफ का छोड़ दोगे, फॉर्मूला लिख के कुछ फॉल्स में लिख दोगे तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं एक और इफ लिखूंगा मैं, सो दैट कि जो अब ये इफ के अंदर फिर से इसके 3 पैरामीटर जाएंगे इजीली। यहीं जो ट्रू या फॉल्स है ना, उसके जगह पे फॉर्मूला भी लिखी जा सकती है। एक्सेल में कहीं पे भी फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लिखे जा सकते हैं, या उसके जगह पे वैल्यू भी पुटअप कर सकते हो, ये वाइस वर्सा भी कर सकते हो। तो अगला जो है, मैंने इसे चेक किया अगेन, तो मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी में मैं वैल्यू हेर फेर करता रहूँगा मैं।
ये बार बार टाइप ना करना पड़े। यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने बोल दिया भाई कि ये होना चाहिए 34 से बड़ा होना चाहिए और 50 से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में हम कहेंगे थर्ड। अब ये एक और इफ डालो इसमें, वही वाली चीज़ इसमें भरो आप, और आप कहिएगा अगेन कि ये वाली जो मेरी वैल्यू 51 से बड़ी होनी चाहिए। इसे और इजी तरीके से भी दिखाऊंगा, दोनों तरीके आप सीख के जाओ। तो ये इफ को क्लोज नहीं करेंगे, जो अंदर वाला इफ एक लगाया हो? क्लोज कर दोगे तो खत्म हो जाएगा ना, आगे जिंदा रखना है उसे ना। सेकंड वाला जो इफ है, इफ के अंदर इफ जो लगाए हो उसको ये क्लोज वाला नहीं ना, करेंगे? हाँ, तो क्लोज कर दोगे तो खत्म हो जाएगा ना। अच्छा ओके। अभी दिखाऊंगा क्यों क्या मैं बोल रहा हूँ मैं अभी। हाँ 61 में भाई ये सेकंड हम आ गए। अब देखो ये जो लास्ट वाला है जो बाय डिफॉल्ट होता है, आप चाहो तो यहीं पे एक और इफ लिख के करो, अदरवाइज आप चाहो तो यहीं पे आंख बंद करके फर्स्ट लिख दो। इस बात का ये मतलब होगा कि अगर पहले ये टेस्ट होगा फिर फॉल्स होगा, सॉरी ये दिखा रहा है देखो कैसे फ्लो चल रहा है। ठीक है, देखो ये फ्लो कुछ इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे ये 17 नंबर है, पहले इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो इसके अंदर अगर आ रहा है क्या ये 0 से बड़ा है, सही बात 0 से बड़ा है, एंड 33 से नीचे है, ठीक है, दोनों ट्रू हो गए, तो ये फेल्ड वाला एग्जीक्यूट हो गया, यहीं पे आपका फॉर्मूला खत्म। लाइक जैसे यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे आया आपने चेक करा कि क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, है ना। अगर इसे F9 करके अगर आप देखो तो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये जो 33 से छोटा थोड़े ना है, ये इससे बड़ा है, तो ये वाला फॉल्स हो गया। अब फॉल्स होते ही ये वाला एग्जीक्यूट होगा नहीं, चलाएगा इस पे, है ना। यस। अब इस पे आया तो इस इफ के अंदर आपने एक और कंडीशन लिख रखा है कि 34 से 50 के बीच में हो, तो क्या ये 34 से 50 के बीच में, अगेन ये भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। फॉल्स होते ही ये वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा, चला जाएगा इस पर, है ना, इस पर आएगा ना। अब इसे चेक कर रहा है जी कि क्या ये 51 से लेकर 60 के बीच में है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, तो फॉल्स में हमेशा लास्ट वाली एग्जीक्यूट होगी, आगे वाली ना, ट्रू के बाद वाली ना। तो ये फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट ही तो एग्जीक्यूट होके आएगा आपका आंसर। बाय मिस्टेक अगर माइनस में कोई लिखता है तो फिर फर्स्ट दे देगा। माइनस में लिखेगा तो, वैसे तो हाँ रहता नहीं है माइनस में अगर लिखेगा तो फर्स्ट दे देगा, सही बात है। सो अब उसके लिए भी एक इफ करके डाल सकती थी, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। तो ये यहाँ पे एक और इफ लगाओ भाई, आप कह दो कि ये वाली जो मेरी वैल्यू है ये अगर बड़ी हो किससे, 60 से, तो फर्स्ट है। कॉमा लगाओ और एल्स में एकदम फाइनली आप दे दो रॉन्ग इनपुट, यानी माइनस मार्किंग नहीं तो किसी की माइनस मार्किंग मत दो मुझे। फर्स्ट को वो अरे डबल कोट्स में करेंगे। 60 पे डबल कोट चढ़ जाए भाई, ठीक है, यस परफेक्ट हो गया। ये रॉन्ग इनपुट कैसे आ गया भाई, 34, अच्छा ये यहाँ पे इक्वल्स टू लगा देना चाहिए ना, क्योंकि जब 33 से नीचे बोले फिर 34 से बड़ा बोले तो ये छूट जा रहा है 34 ना। ओके। तो सब में वैसे ही लगा दो कि ये उससे बड़ा होगा तो उसे भी तुम कंसीडर कर लेना भाई। तो ये इवन फर्स्ट वाले में भी लगेगा ग्रेटर देन। सब में आ गया ना,
नो 33 में, लाइक 33 हो तो फिर फेल हो, ऐसा कुछ। अच्छा 33। 30 से इक्वल टू, जे 13 हाँ ग्रेटर देन। हाँ सही बोला आपने। ठीक है ना, देखो इस क्वेश्चन को बेटर वे में आप इसे इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा, तो ये वाला जो था ना, इसका आपने ये निकाल के एक अलग बना लिया। ठीक है, यानी कि अब इसमें जो लोअर वैल्यू आप पिक कर लो, चाहे चाहो तो आप हायर वैल्यू पिक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका अपना जो लॉजिक है, जिस तरीके से सोचोगे ना उस तरीके से आप अपने मन में बिठा सकते हो ये बातें। तो देखो मैं ये लोअर वैल्यू मैंने इसका पिक किया। अब लोअर वैल्यू पिक करोगे तो देखो अब ये फॉर्मूला काफ़ी इजी हो जाएगा, काफ़ी छोटा हो जाएगा। अब एक ही चीज़ें चेक करो आप। तो देखो मैं इसे उल्टा चेक करा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्या मेरा मार्क्स 60 के बड़ा हो, यानी कि ये वाला मेरा मार्क्स इक्वल हो या बराबर हो 60 के, तो मैं कहूँगा फर्स्ट। एक और इफ डालो, वहीं पे क्लोज करोगे, एल्स लिख दोगे तो मर जाएगा। आगे पैरामीटर्स होगा, उसी हिसाब से आपका फॉर्मूला फ्लो होता रहेगा। और ये वाला लिखा हमने कि अगर ये वाला मेरा ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 51 के भाई, तो ये मुझे सेकेंड डिवीजन छापे। एक और इफ लिखा मैंने कि अगर ये मेरा 34 के इक्वल हो या ग्रेटर हो, तो ये मुझे थर्ड छाप के देवे। अदरवाइज बाकी मेरा जो बचेगा, या तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूँ मैं कि या तो ये इक्वल हो या ग्रेटर देन हो 0 के, तो मुझे फेल्ड कर दे भाई। जो आपने बोला था रॉन्ग इनपुट वाला, तो रॉन्ग इनपुट वाला आप दे सकते हो यहाँ पे। बस आप चाहते तो यहीं पे फेल्ड कर सकते थे, ये वाला ना देके, रॉन्ग इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अपने अच्छा M24 क्या लिखा है, Q24 अरे की जगह? गड़बड़ हो गया, सॉरी। उससे पहले जो अपने ये और Q24 रेफरेंस, ग्रेटर देन इक्वल अरे अभी M24। क्या कर रहा हूँ मैं, सही तो सब जगह Q24। अच्छा ये वाला लिख गया मेरे से, सॉरी। हाँ 34 हार्ड कोड कर दो, कोई नहीं। मैं रेफरेंस इसके साथ लगा रहा था कि ये जब बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा मस्त एकदम इजीली। तो देखो ये चीज़ें आपकी मस्त एकदम फ्लो रही। लेकिन ये वाला जब आप पढ़ना है, ये वाला अगर आप लॉजिक यूज करोगे तो इस लॉजिक में आप ध्यान रखना कि जो फ्लो वो ऑफ ऑर्डर फार्मूला सेम है, रहना चाहिए। हाँ जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आया, अगर आपने ये पहले इसका चेक करवा लेते कि 33 से नीचे है या बड़ा है, तो लॉजिक वहीं पे अटक जाता है। रीज़न ये है कि जैसे मान लो इसने चेक कर रहे पहले कि क्या ये 60 से बड़ा है या इक्वल है क्या, तो ऑब्वियसली 33 जो है 60 से बड़ा नहीं है, तो फिर ये आगे इस पे आएगा, चेक करेगा। अब जो मैंने रैंकिंग लिखी है ना, ये रैंकिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी कि पहले बड़े वाले को चेक करेगा, फिर छोटे वाले को चेक करेगा, फिर छोटे वाले को, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक एक को चेक करते हुए आगे बढ़ना, जहाँ मिल रहा है, जैसे ये मिला थर्ड तो ये, अरे सॉरी यहाँ पे आ रहा है तो ये फेल्ड, तो फेल्ड यहाँ पे मिल रहा है उसे। जैसे आप इसे यहाँ पे देखो, इसे मैं उल्टा करूँ, जैसे सपोज मान लीजिए मैं इसी चीज़ को मैं उल्टा करके लगा रहा मैं। अब सोचो आपने ये पहले लगाया कि इफ़ अगर ये वाली वैल्यू मान लो मेरी 33 से छोटी है, या मैं कह देता हूँ मैं कि 0 से छोटा है, चलो 0 से मान लेता हूँ मैं कि 33 से छोटा है, 34 से छोटा मैं कह के कहूँ मैं, तो ये मेरा फेल्ड है भाई। तो देखो यहाँ पे मैं उल्टा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 33 से छोटा दे रहा हूँ मैं तो फेल, और ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं कि अगर ये वाला मेरा
छोटा भाई 51 से और 51 से, तो ये मेरा सेकेंड डिवीजन। सोन। तो इस तरीके से मैं लिखते चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाला मैं फर्स्ट दे देता हूँ मैं। तो देखो इसमें क्या है और उसमें क्या फ़र्क है। तो इन दोनों में ना लॉजिक आप अच्छे से फ्लो कर रहे हो। अगर आप जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसको अगर देखो या मान लो किसी भी नंबर्स को देखो आप, तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो मेरा नंबर्स है एक्चुअल में, जैसे ये मेरा 74 है भाई, 74 की मैं बात करूँ तो आप कहोगे कि 74 आपका वैसे तो 34 से भी बड़ा है, ये थर्ड वाला भी छप जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाएगा। ये पहले ही टेस्ट करेगा बड़ा वाला नंबर चेक करेगा कि ये मेरा 60 से बड़ा है क्या, तो ये लॉजिक जैसे ट्रू होगा ये फर्स्ट छप जाएगा, ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। अदरवाइज़ ये बड़ा तो है ज़रूर, 34 से भी बड़ा है, 0 से भी बड़ा है, ये भी छप सकता था, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी यहीं वाला छप जाएगा, बाकी के सारे फार्मूला इग्नोर कर दिए जाएंगे, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, यहीं से फर्स्ट लेके बाहर निकल जाएगा। ये चीज़ें क्लियर? हाँ सर, एक बार पहले वाला फॉर्मूला दिखाइए। पहले वाला देखो, पहले वाला में आप आगे पीछे कहीं पे भी लगाओ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कभी भी फेल नहीं होगा फॉर्मूला। ये कंडीशन को उठा के आप बीच में डाल दो, कहीं पे डाल दो, क्योंकि दोनों चीजें टेस्ट होंगी ना उसमें। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐड वगैरह लगा। हाँ ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला ज़्यादा ईजी है, यही वाला ज़्यादा यूज करते हैं लोग। अच्छा, ये एंड वाले में एक्चुअली है कि दोनों ट्रू होगा तो फिर वो, क्योंकि एंड हाँ ऑपरेटर लगाए हो हाँ, इसलिए ये ज़्यादा कैसे भी रिलायबल ऑर्डर है। लिख, ये ज़्यादा रिलायबल है। ऑर्डर तो मेंटेन करना जरूरी नहीं है कि हाँ, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं इसे। कई बार आपको लाइफ में ऐसी चीज़ें आएंगी कि जिसका ऑर्डर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ ना टेक्सचुअल वैल्यू होती, जैसे मैं कहूँ कि साथ में मैं एक चीज़ें और दे दूँ कि चलो हम उसे पास करेंगे जिसका प्रीवियस ईयर में मार्क्स मैं कह देता हूँ कि उनका 50 से एबव रहा होगा, या एक दो और कंडीशंस आ जाते हैं, तो ये सीक्वेंस वाला आपका काम नहीं करेगा। उस केस में ये वाली चीज़ें आपके लिए ज़्यादा रिलायबल होंगी। अभी ये दिखाऊंगा आगे मैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से आप इसका इंसेंटिव कैलकुलेट कर लोगे। ये एक टेबल है, इस टेबल में आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करनी है। लाइक जिनकी सेल्स, ये है सेल्स, जिनका सेल 50 से 1000 के बीच में है उसको आप इंसेंटिव दोगे 2%, ठीक है। और जिसका सेल्स 1000 से लेकर 2000 के बीच में है, यानी कि 1000 से बड़ा हो, तो उसे आप 5% का इंसेंटिव दोगे। फिर 2000 से लेकर 3000 के बीच में है तो 10% का आप उसे इंसेंटिव दे रहे हो, ठीक है। तो एंड करके आप चाहो तो ये यूज करो, एंड चाहो तो आप ये यूज करो। तो देखो इंसेंटिव का कैलकुलेशन देना है तो सिंपल है, ये भी वैसा ही है, मिलता जुलता। तो आपने इफ लगाया और ये आप कह रहे हो, देखो अगर ये वाला वैल्यू मेरी, सॉरी इसके थ्रू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, चलो इसके थ्रू कर रहे हो आप, तो आप कहोगे कि अगर ये वाला मेरा 500 के, सॉरी 500 से छोटा है, 500 तक है, तो उसे 0% इंसेंटिव दे रहे हो, ठीक है भाई। इसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। ठीक है सर, वो नीचे वाला ना। हाँ हाँ, नीचे वाला। आप ग्रेटर देन से शुरू करो चाहे लोअर देन से शुरू करो, आपका लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि ये फॉर्मूला ना सीक्वेंस में फ्लो होते हुए आगे बढ़े। अगर बड़े वाले से करोगे तो बड़ा का चिन्ह लगाओगे, छोटे वाले से करोगे तो छोटा का चिन्ह लगाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 500 से छोटा है तो उसे इंसेंटिव 0 दिया जाए, ठीक है। 500 की में कमा हो गया आई थिंक 50 के बाद। अरे सॉरी, उसे 0 नाउ। अब मैं कहता हूँ कि अगर ये वाली वैल्यू कितने 1000 से छोटी हो, तो भाई 1000 से छोटी होगी तो इसे इंसेंटिव दोगे आप 2%,
तो जे 800 में 2% का मल्टीप्लाई कर दो, 2% यही होता ना 0.02 है, 800 में अच्छा गुड़े 2% यही होगा भाई, ठीक है। एंड नाउ अगला जो है, अगले वाले को चेक कर रहे हो आप किस से, 2000 से। 2000। अगर ये 2000 से छोटा है तो आप इसे इंसेंटिव दोगे ये गुड़े 0.05। ना ये वाला आपने किया, तो अब इसे टेस्ट किया आपने। अच्छा 3000 गलत तो नहीं ना चल रहा मेरा, 5% दिया आपने, अरे यार ये उल्टा चलने लगा भाई। 1000 से नीचे है ये ना, शायद मुझे लगता है। नहीं सही तो चलेगा फिर। नहीं पहला रुको वाला रुको टेस्ट। रुको 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 रुको, इन दोनों टेबल्स को थोड़ा दूर रखो। ये इसी से निकाला होगा मैंने लास्ट टाइम में कभी। अगर 500 तक सेल कर रहा है तो 0%, 1000 तक सेल कर रहा है तो 2%, 2000 तक सेल कर रहा है ये लोअर है भाई, तो इसमें थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। देखो मेरा कहने का मतलब है कि वो 500 तक सेल कर रहा है, ठीक तो चल रहा है यार, मुझे लग रहा है कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो सही तो है, बस वो इक्वल नहीं दे रहे हैं। वो 1000 या 1000 तक है ना 2%। अच्छा रुको अभी बताइएगा मुझे आप। तो एग्जैक्ट 1000 पे वो रहेगा सेल्स और और 2% मान लो और किसी ने 1000 से बड़ा सेल करा तो उसे क्या दोगे आप? 5%। नहीं 2000 पे 5% है ना, तो सारे में इक्वल इक्वल लगाएंगे। ग्रेटर देन लेस देन का मतलब एग्जैक्ट इतना अगर होना मान चाहिए लीजिए और किसी ने 3500 करा तो उसे कितना इंसेंटिव बनेगा उसका है? 10% ही 10%। बनेगा। तो फिर मैं लोअर क्यों लगा रहा हूँ, मैं ये चीजें सोच रहा हूँ ना, क्योंकि आप तो लगा रहे हो लोअर वाला। ये ऐसा इसमें नहीं लिख सकते क्या, C2 लेस देन इक्वल टू 500 एंड ग्रेटर देन 1000 करके, मतलब बीच में भी एंड लगा सकते हैं ना सब में। अच्छा चलो समझ गया, मैं लोअर वाला लगाऊंगा तो मुझे लोअर वाला लास्ट में लगाना पड़ेगा या फिर मुझे जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा? तो मुझे ग्रेटर देन से शुरू करना होगा भाई, ठीक है। और नहीं यार रुको एक बार अच्छा सोचने दो। ये वाला है भाई 500 तक के लिए है 0, ठीक है। 500 से 1000 के 1000 बीच क्या तक के होगा? लिए है 2%। 1000 से नीचे है 2%, ठीक है। 2000 से नीचे है भाई 5% है। अच्छा बाकी जो लास्ट वाला है इसे डिफॉल्ट में डाल दो, बात खत्म। इसके अलावा जो कुछ भी होगा तो ये वैसे जो आपने लिखा है वो भी तो सही है। सही है, लेकिन वो 3000 का हिसाब गड़बड़ हो रहा था ना, सही है। बाकी कुछ भी होगा मैं उस पर इंसेंटिव दूंगा मैं 10% का, 10 का यही होगा ना 0.1, ठीक है। ठीक है ना, ये लास्ट वाली वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी कि भाई देखो अगर मेरा 2000 से नीचे है तब तो ठीक है 5% देंगे, बाकी जो कुछ भी बचेगा उस पर हम 10% देंगे। अगर लॉजिकली अगर आप सोचो तो सही भी बात है। लाइक अगर इसमें जीरो अमाउंट कोई पुटअप करता है तो जीरो ऑटोमेटिकली 500 से नीचे आ जाएगा, पहली वाली लॉजिक मेरा उसे कैप्चर कर लेगा और उसे जीरो कर देगा उसका अमाउंट। बाकी का कंडीशन सही फ्लो होगा ना। तो ये भी ऑर्डर में रहना चाहिए, लाइक वो वाला हाँ को तो ये भी, ऑर्डर हाँ गड़बड़ ये होगा। आपका लॉजिकली होना चाहिए ऑर्डर में। लाइक इसमें देखो 6000 मैं करूँ तो उस पर इंसेंटिव हमें 10% ही मिलेगा, तो 600 रुपये होंगे 6000 का। अगर इसमें मैं 1200 करूँ तो 1200 के हिसाब से 2% होना चाहिए, है ना, 1000 से बड़ा है ना भाई। तो एक्चुअली मेरे को लग रहा है वो एंड वाला ऑपरेटर यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करने में अगर प्रॉब्लम हुआ, कुछ गलत हुआ कैसे तो गलत होगी, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता जब तक कि ये देखो जब लिख रहे हो फॉर्मूला नहीं, फ्लो वो करा रहे गलत, हो ना तो ये अब फॉर्मूला नहीं गलत होगा, लेकिन लिखने में आपको मतलब काफी सोचना पड़ेगा ऑर्डर में रहे चीजें।
थोड़ा भी नहीं, इतने इस छोटी सी चीज़ों में यहाँ पे आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। वो दिक्कत मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। ओके। वो दिक्कत ना तब आ सकती है कि ये जो रैंकिंग दी गई है ना, ये रैंकिंग बीच की कोई गायब हो जाए। जैसे देखो, हमने बोला कि ठीक है 500 से 1000 का इंसेंटिव 2% है, एंड 2000 से लेके 3000 का परसेंट जो है 10% है। अब आगे मैं कह दूं कि 5000 से लेके 10,000 के बीच का इंसेंटिव जो है वो मैं दूंगा 25% सीधे। अब लॉजिकली यहाँ पे वो आपका फेल हो जाएगा। फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि जिस मोमेंट पे आप बोलोगे कि 3000 से ज़्यादा हो, भाई 3000 से ज़्यादा होगा तो ये भी उसमें कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि 3000, 4000, 3500, 3600 वो कहाँ जाएंगे, सीधे 5000 पे आ रहे हो तो वो ग्रेटर देन वाला लॉजिक ना यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें जरूरी नहीं, तो जहाँ पे आपको लगे कि गड़बड़ है ना, वहीं पे ये दो कंडीशन इकट्ठा डाल दोगे आप। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई 4000 है तो उस 4000 वाले को आप 0 दे देना। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ सर, हम जैसे उसे 3000 इंसेंटिव तक नहीं देंगे तो 10%, 3 उस, से 5000 तक 0। हाँ, तो उसका भी इसी में एक लॉजिक डाल देना, जैसे जो डाल रहे हो ना। तो जैसे जैसे अभी अपने यहाँ पे कहीं पे डाला था एंड वाला करके ना, एंड वाला करके हमने कहीं एक डाला था ना। चलो ठीक है, यहीं पे एक काम करना, एक लॉजिक बनाना एंड के साथ। जैसे इफ है ना, तो ये इफ ना एंड के साथ बनाना, कह देना यहीं पे भाई कि अगर जो मेरा 3000 से लेके 5000 के बीच की कोई वैल्यू है तो उसे इग्नोर किया जाए, उसका 0 दिया जाए, उसे ब्लैंक कर दो, यहाँ वहाँ पे कुछ मत लिखो, या नॉट इन रेंज कह सकती हो, नॉट अ वैलिड सेल्स कह सकती हो, नॉट अप्लीकेबल, कुछ भी दे सकते हो। तो उसका भी आपने एक मैसेज दे दिया, ठीक है। बस 3000 से 5000 के बीच, ये लॉजिकली तो सही नहीं रहेगा ना। उससे एबव कर रहे हैं तो कुछ तो उसको इंसेंटिव अच्छा मिलेगा 10% से ज्यादा। हाँ, मतलब ये बोल रहा हूँ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से नहीं है ऐसा, बट हो सकता है उनके लिए कंपनी ने कुछ अलग प्लान बना रखा हो या कुछ हो। ओके। ठीक है ना, देखो जो आप वर्क करोगे तो उसमें ऐसा सीन मिलेगा आपको, ये वाला। जैसे ये डेटा है, आपको यहाँ पे इंसेंटिव कैलकुलेट करना होगा। तो देखो, जब मैं काम करता था फोर्ड में, तो हमारा काम ही था, आरएनआर का एक प्रोग्राम चलता था। पूरे भारत भर में जितनी फोर्ड की कारें सेल होती थी, तो जो सेल्समैन होते थे, रीजनल मैनेजर हो, उनको फोर्ड कंपनी अपनी जेब से, शोरूम वाले देते थे, देते थे, मुझे नहीं पता, कुछ शोरूम वाले भी देते थे उनको इंसेंटिव, अदरवाइज उनको फोर्ड कंपनी भी इंसेंटिव देती थी शोरूम वाले सेल्स को, सेल्समैन को। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते थे। हर महीने जैसे आप काम करोगे आकाश किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक केटी होता है। केटी मीन्स की प्रोसेस टेस्ट होता है कि आपको प्रोसेस की नॉलेज कितनी है उस बिजनेस की, होता होगा दीक्षा ने। हाँ, होता है। हाँ, तो उसे भी आपको पास करना होता है, उसी के बेस पे आपकी इंसेंटिव कैलकुलेट होती है। लाइक जैसे फोर्ड कोई आप कार सेल कर रही है, तो उन्होंने एक केटी बनाएंगे कि भाई इस कार के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, कि बताओ इस फला कार में कितने चेचिस क्या है, कितना इंजन है, कितना टॉर्क है, एंड फलाना डिमकन है, कितना माइलेज देती है। तभी तो आप कस्टमर को बताओगे। तो उनका एक केटी होता है उस चीज़ का, वो देना होता है कि गाड़ी चलाते टाइम किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे 10-12 टेस्ट होते थे। तो उसमें ये होता था कि 12 में से ना 8 टेस्ट पास होने चाहिए, ठीक है। तो और आप ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लो नई आपने ज्वाइनिंग करी, और ज्वाइनिंग करते ही आपने 1 महीना आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, 1 महीने तक आपको कुछ भी सेल करते हो तो उसका इंसेंटिव नहीं मिलता है। 1 या 2 महीने का कुछ होता है, फ्रेशर पीरियड होता है। हाँ, प्रोबेशन हम्म पीरियड होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि वो फोर्ड वाले ने, अच्छा देखो अगर मेरे पास होगा तो मैं दिखाता हूँ मैं। डीसीबी,
कि किस तरीके से जो फ्लो होना है, किस तरीके से जो फ्लो नहीं होना, तो उसमें जो चीज़ें लिखी होंगी, जैसे जो लिखा है ना कि उसमें जो चीज़ें लिखी होंगी कि भाई कोई लड़का है, अच्छा यहाँ पे लिखा है मैंने, तो उसमें जो चीज़ें लिखी होंगी कि लाइक जैसे 3 कैटेगरी होती थी। एक होता था फ्रेशर, तो इसका इंसेंटिव कंसीडर नहीं होता है। फ्रेशर के बाद आता है ब्रोंज, सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम। ये 3-4 कैटेगरी होती थी। तो इसका मतलब ये होता था कि फ्रेशर को तो हम वैसे ही जिसका टेन्योर 1 महीने से, सॉरी 2 महीने या 3 महीने से कम, उसे फ्रेशर कंसीडर करते थे। ब्रोंज का जो होता था कि उसका टेन्योर एटलीस्ट 3 मंथ का होना चाहिए, उसकी ज्वाइनिंग डेट आज तक एटलीस्ट 3 महीने का होगा तो ब्रोंज में प्रमोट होगा। सिल्वर में वैसे ही 3 महीने इसका, 3 महीने इसका, 6 महीने हो गए, इसमें होना चाहिए जाने के लिए 9 महीना होना चाहिए, यानी इसका टेन्योर 9 महीने का होना चाहिए। और इसकी सेल्स भी डिफाइन होती थी, जो क्वार्टर वाइज होता था, यानी कि 1 महीने में उसकी जो सेल्स होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, 3 सेल्स होगी तो वो ब्रोंज में माना जाएगा। और इसका टेन्योर 3 मंथ्स का होना भी मस्ट होता था। और ये सिल्वर में आने के लिए 6 मंथ का उसके लिए मस्ट हो जाएगा। और उसकी जो सिल्वर में जो सेल्स की होती है ये 6 होनी चाहिए, कुछ ऐसा ही था। और ये गोल्ड में आने के लिए 9 होना चाहिए। और उसकी जो कार की जो सेल्स है मंथली वो 9 कार सेल होनी चाहिए। और प्लेटिनम में जो होता था, प्लेटिनम में 12 महीने होनी चाहिए, ये एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया है। और इसमें 12 महीने का होना चाहिए तभी वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो होता क्या था कि अब जैसे मान लो इसने, मान लो ब्रोंज वाले लड़के ने 10 कार सेल करी है या 20 कार सेल करी है, कुछ भी। जो फ्रेशर होता था इसे हम कोई इंसेंटिव नहीं देते थे। और कोई ब्रॉन्ज की कैटेगरी में है तो उसे पर कार पे 250 रुपये का इंसेंटिव मिलता था। और सिल्वर वाले में उसे हम देते थे 400 रुपये देते थे। नहीं, ये सिल्वर वाले का 550 था, कुछ ऐसा था। गोल्ड वाले में सीधे 800 रुपये का इंसेंटिव मिलता था, 800-900 था कुछ। और प्लेटिनम वाले में 1400 रुपये मिलता था। ठीक है, तो जैसे आइडियली मैं कहूँ कि किसी ने 12 कार सेल करी, किसी ने 16 कार सेल करी और किसी ने 25 कार सेल करा है, कुछ इस तरीके से। तो अब हम क्या काम करते थे कि हमें इंसेंटिव देना होता था। तो अगर मान लो कोई लड़का है, उसने मान लो गोल्ड की कैटेगरी में है और उसने 16 कार सेल करी है, ठीक है, तो गोल्ड के हिसाब से उसे इंसेंटिव देंगे 1600 रुपये का। और अगर उसने मान लो कार सेल करी है, भले ही उसने 25 करी हो चाहे 10 करी हो, लेकिन उसकी कैटेगरी जो है यानी उसकी रेटिंग सिल्वर वाली है, तो अगर वो 25 कार सेल कर रहा होगा तो हम उसे इंसेंटिव देंगे जिस सिल्वर वाले के रेट से, तो 25 गुणे 12 करेंगे। तो इस तरीके से, तो इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ डाल के हम ये सारा काम करते थे। तो देखो सिमिलर वही लॉजिक यहाँ पे भी कुछ है। सर तो यहाँ पे सेल्स भी है और टाइम भी है, तो यहाँ पे एंड वाला लगेगा ना इफ के अंदर? हाँ लगेगा एंड वाला। तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे जब आप कभी इंटरव्यू दोगे ना, वो आपसे पूछेगा कि क्या क्या करते थे, तो यही सारी चीज़ आप उससे एक्सप्लेन करोगे। जो चीज़ें एग्जांपल्स में देख रहे हो इसे थोड़ा मतलब प्रोफेशनली टर्न आउट करके एक्सप्लेन कर लोगे जो चीज़ आपसे पूछेगा। क्योंकि आप जहाँ पे भी आकाश इंटरव्यू दोगे आप ये नहीं बोलोगे कि आप फ्रेशर हो, आप उसे बोलोगे कि यू आर एक्सपीरियंस्ड। और एक्सपीरियंस वाला बाद में बात कर लूँगा, एक्सपीरियंस लेटर का जुगाड़ हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तो देखो अब सपोज मान लो ये वाला कंडीशंस दी गई है, 2 कंडीशन है आपके पास कि आपका जो सेल्स है वो ग्रेटर देन 1000 है, 1000 से ज़्यादा हो
और टेन्योर यानी उस लड़के ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से ज़्यादा है पुराना, तो उसके सेल्स पे आप इंसेंटिव दोगे 10% का। ठीक है। और देखो प्रीवियस दूसरा वाला जो है कि अगर उसकी प्रीवियस जो है क्वार्टर वो प्लेटिनम है, यानी पिछले साल वो प्लेटिनम में रहा होगा और अब उसकी टेन्योर 6 मंथ से ज़्यादा है, तो उसे इंसेंटिव दोगे 6% का। ठीक है। तो अगर आप लॉजिकली जैसे देखो, किसी लड़के ने इसकी बात कर लो, ठीक है, इस किसकी बात करेंगे, चलो इसी की बात करो आप। ठीक है, इसकी बात कर रहे हो। अब ये आपका चल रहा है 8 जुलाई से लेके 2022, इसका 1 साल हो गया है ना, 1 साल हो गया ना भाई। आज है आपका हाँ सर, 18 दिसंबर है, 1 आज साल हो गया 18 इसका। और इसने सेल्स भी 1000 से ज़्यादा करी है। ठीक है। तो इसका इंसेंटिव 10% के हिसाब से, सही बात है, 10% के हिसाब से जो सही बैठेगा, 10% के हिसाब से इंसेंटिव कैलकुलेट होगी। एंड नाउ अगर देखो इसे अगर मैं प्लेटिनम कर दूं, इसी की बात कर रहा हूं अभी तक मैं, तो इस पे दोनों कंडीशन सही हो रहे, सेटिस्फाई ने भाई। अगर हाँ आप ये सर, चीजें देखो तो ये भी सेटिस्फाई होगा और ये भी सेटिस्फाई होगा। तो इसमें से उसे कौन सा मतलब कि आप इंसेंटिव दोगे, 6% वाला या 10% वाला, क्योंकि जो 6 महीने से भी ज़्यादा है एंड ये प्रीवियस क्वार्टर की रेटिंग है ना, तो पिछले क्वार्टर में इसकी रेटिंग प्लेटिनम की थी, तो अब इसे कौन सी रेटिंग आप देना प्रीफर करोगे? वो फर्स्ट तो वाला पहले वाला ही दे दो 10%। तो कंपनी को घाटा नहीं लगेगा। अच्छा पहले वाला क्यों दोगे? अच्छा आप चलो मान लो कंपनी का घाटा वाला बात छोड़ो, एक तो उसकी टेन्योरिटी 1 ईयर से ज्यादा हो गई है, तो ये भी 1 तो ईयर ट्रू हो रहा है, ये अप्रोक्स। क्यों नहीं दोगे आप? तो क्योंकि प्लैटिनम वाले में फिर उसको कम इंसेंटिव मिलेगा, इवन वो क्राइटेरिया प्लेटिनम बड़ा मेट कर होता है, रहा है। प्लेटिनम महंगी होती है, प्लेटिनम टॉप का रेटिंग होता है। ओके हाँ, क्वार्टर इक्वल टू प्लैटिनम एंड टेन्योर ग्रेटर देन 6 मंथ्स, तो 6%, इसको फिर कम मिलेगा इंसेंटिव इस केस में। सेल्स इसने ज्यादा किया है, उस हाँ बेसिस पे देखो, उसको फर्स्ट वाला। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ मैं तो देखो इसमें एक लॉजिक और होना चाहिए था, एक लॉजिक मैंने डालना भूल गया मैं। देखो और ऑनेस्टली मैं कहूँ तो इसका इंसेंटिव यही बनेगा, और रीज़न देखो इसका ये होगा कि अगर इसे अपना 6% वाला इंसेंटिव दे दिया ना, तो ये डिस्प्यूट खड़ा करेगा कंपनी में, डिस्प्यूट खड़ा करेगा, इट मीन्स एस्केलेट करेगा मैटर, सीनियर्स को बोलेगा कि भाई ये मैंने जो सेल्स अच्छा किया है, 1000 से ज़्यादा मैंने सेल्स कर दी है, मेरा रेटिंग्स 10% है, तो जो मुझे रेटिंग्स होगी, जो मुझे इंसेंटिव दोगे वो 10% के हिसाब से दोगे, नहीं तो वो एस्केलेट करेगा, कंप्लेन होगी, आपसे पूछा जाएगा भाई वो जब इस चीज़ को जब ज़्यादा के लिए एलिजिबल है तो आप उसे कम वाला ही क्यों दे रहे हो, तो उसे आप 10% वाला दोगे। ठीक है, बात समझ आ रही मेरी? ओके। हाँ, ये मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। मैं काम करता था तो एस्केलेट करते थे वो, तो फिर मैंने बोला, मैंने लॉजिकली ये चीज़ें सोची, तो मुझे लॉजिकली यही बात समझ आई। ऐसा एक बार आया था मामला, बट लेकिन इसमें क्योंकि थोड़ा रेटिंग्स वगैरह होता है ना, इसमें रेटिंग्स कितना चल रहा है, वो सही से एसएलए वगैरह मीट करना, सारी हाँ, चीजें। तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं ना, अभी जैसे मैंने बताया ना कि उसकी रेटिंग ये होनी चाहिए, इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये होनी चाहिए, सारे टेस्ट पास होने चाहिए एंड सो ऑन। तो अलग अलग फाइलों से लुकअप लगा के लेके आओगे तो वो चीज़ें आप जनरेट करोगे ना। इसका थोड़ा देखो एक्सेप्शनल केस है। इस बात का मतलब ये था मेरा कहने का, ये क्वेश्चन पूरा नहीं था, अभी से पूरा कर रहा हूँ मैं। एंड देखो जैसे कोई लड़का है, ठीक है, वो प्लेटिनम चल रहा था लड़का, एंड किसी रीजन की वजह से वो किसी क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मतलब प्लेटिनम का जो भी था कि 10 सेल होनी चाहिए तो उसकी रेटिंग बरकरार रहेगी, लेकिन वो 10 सेल नहीं कर पाया, तो वो क्या काम करते थे ना, उसकी ना रेटिंग्स फ्रेशर कर देते थे फोर्ड वाले। अब कोई लड़का प्लेटिनम है, प्लेटिनम से उसे फिर फ्रेशर कर दोगे, मान लो उसने सेल 5 ही कराया, 4 ही करा,
तो ऐसा थोड़ा ना करोगे कि प्लेटिनम से उसकी रेटिंग लेके आ जाओगे भाई 10 पे या 5 पे, या यानी कि फ्रेशर पे लेके आ गए या ब्रॉन्ज पे लेके आ गए, क्योंकि ब्रॉन्ज एंड फ्रेशर में इंसेंटिव 250 का है, कहाँ प्लेटिनम में वो 1500 का इंसेंटिव कमा रहा था। तो इस केस में क्या होता है ना कि वो कैंडिडेट्स ना फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन से भागने लगते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, और ऑब्वियसली आपको भी बुरा लगेगा। आप मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपको 1500 रुपये हर महीने के मिल रहे हैं एक्स्ट्रा इंसेंटिव, एंड किसी रीजन की वजह से आपने उस महीने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ऐसा थोड़े होगा कि आपने 10 भी कार सेल करी होगी तो 1500 के हिसाब से, एंड सपोज जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आप देखो प्लेटिनम चल रहा है और प्लेटिनम पे आपको मिलता है पर कार पे 1500 रुपये मिलता है, ठीक है, मस्त है। आप मान लो 20 कार सेल कर रहे हो तो हो गए भाई आपके 20 गुड़े 1500, ये हो गए कितना हो जाएंगे 3000 के आसपास, 30,000 सॉरी 30,000 हो गए, 20 कार सेल करे आपने, ठीक है। अब अगर यही वाला अगले महीने आपने 20 कार सेल ना करके आपने 5 कार सेल करे आपने, तो आपको ये प्लेटिनम वाले में कितना हाँ सेल हो रहा है? प्लेटिनम वाले में कितना हो रहा है सेल? 20 ना बोला। अच्छा प्लेटिनम वाले में कुछ भी हो, ये तो बाद में डिसाइड हो, पहले डिसाइड हो जाता है कि आपकी रेटिंग्स क्या है, उसी हिसाब से जब प्रमोट होते हो। मैंने बोला ना कि जब ये मान लो आपका प्लेटिनम का क्लब चल रहा है, किसी महीने आपने ये प्लेटिनम अचीव कर लिया तो आपकी जो रेटिंग है प्लेटिनम की हो चुकी है, प्लेटिनम क्लब के लड़के माने जाओगे। लेकिन आप सोचो प्लेटिनम पे पहुंचने के लिए आपने ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड को पार किया होगा तभी प्लेटिनम पहुंचे हो, क्योंकि आपका टेन्योर भी तो मेंटेन मैटर कर रहा था ना। आप 2 साल में प्लेटिनम तक पहुंच चुके हो। अब प्लेटिनम पे पहुंचने के बाद आपको किसी महीने में आपने 8 ही सेल करी, अब 8 सेल करा आपने तो अगेन 1500 के हिसाब से 20 का गुणा करोगे तो आपका बनेगा 3000, है ना, नहीं 15 टैक्स 120 कितना होगा यार, 15 अरे सॉरी 5 का सेल कर रहे हो, 5 का सेल करा आपने तो ये 1500 गुड़े 5000 तो ये 7500 हो रहा है। बट लेकिन इन्होंने बोला कि आपने मतलब कि 5 कार सेल करे थे तो आपकी रेटिंग हम डाउन करेंगे। अब आपकी रेटिंग हम करेंगे ब्रॉन्ज में, फ्रेशर नहीं करेंगे, ब्रॉन्ज करेंगे। चलो अब ब्रॉन्ज कर देंगे तो आपको जो 1500 का हिसाब मिलता था वो ना मिलके आपको मिलेगा भाई 250 का हिसाब। तो 250 के हिसाब से 25 पे कितना बनेगा, 2500 ही बनेगा, है ना, 1250 बन रहा है। तो इसमें ना लड़के भागते थे, तो हमने एक काम किया था कि चलो हम थोड़ा अपने ऑर्गेनाइजेशन का अट्रीशन रोकेंगे, हम उनको ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आपको सीधा 1500 से 250 पे ला देंगे। तो हम उनको बोलते थे ठीक है चलो 6% का इंसेंटिव दे देंगे, तुम्हारी प्लेटिनम क्लब है ना, तुम भले ही एक भी कार सेल करो तो उस क्वार्टर के लिए हम तुम्हें 6% का दे देंगे इंसेंटिव, 10% नहीं देंगे क्योंकि कंपनी का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो अब ये वाला लॉजिक अप्लाई करो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी कर लोगे, जो बिजनेस नीड पे डिपेंड करेगी। बट टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो ये ज़्यादा अमाउंट वाला ये आपके ऊपर डिपेंड भी करता है कि ज़्यादा अमाउंट वाला देना है या कम अमाउंट वाला देना है। तो आप अगर इसमें से कोई एक चीज़ पा जाओगे कि वो चीज़ जस्टिफाई हो रही है तो वो वाला कम अमाउंट वाला भी दे सकते हो, लॉजिकल रीजन होना चाहिए। बट ये चीज़ आपके इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, ये एक सिचुएशन के प्रोस्पेक्टिव से है। तो भी आपसे जैसे इंटरव्यू में पूछेगा कैसे कैसे काम करते थे, वो पूछेगा कि कुछ ऐसा नया चीज़ हुआ हो या रोल्स एंड चैलेंजेस, तो आप चैलेंजेस में जो चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे। तो चलो इस पे करता हूँ मैं। देखो आपका एक फॉर्मूला होता है कि आप कैसे पता करोगे कि आपका जो ईयर है वो कितने साल का हुआ या कितने साल का नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो ये वाला है आपका मंथ पता करना है कि इसमें से अभी ये कितना महीना या कितना साल हुआ, ठीक है। तो देखो एक टुडे फंक्शन होता है एक्सेल में, ये आपको आज की डेट बताता है, टुडे आपको आज की डेट बताता है। और ये वाला है इसमें से अगर आप इसे घटा दो तो आपको कितना मिला,
तो ये दिन मिलेंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ आ रही है आपको? अब पता कैसे करोगे 1 साल से ज़्यादा हुआ या कम हुआ? तो ये फंक्शन आपको बताएगा। देखो 1 साल से ज़्यादा होने का मतलब कि 365 दिन से बड़ा होगा तो 1 साल से ज़्यादा है ना, मोटा मोटा अगर हाँ मैं सर। कहूँ तो। और 180 दिन से ज़्यादा है तो आप कहोगे 6 मंथ, ग्रेटर देन 6 मंथ। तो चलो अब आप लगाओ, कहोगे इफ एंड लगाओ भाई। अगर ये वाला अभी आपने जो किया था माइनस, सॉरी उल्टा कर रहा हूं ना, पहले बड़ी वाली में से यानी आज की डेट से घटाओगे ये माइनस जे, इसे घटाने पे आप बेटर क्लियरिटी के लिए चाहो तो इसे भी ब्रैकेट में लगा सकते हो। अगर ये वाली वैल्यू मान लो मेरी 365 से बड़ी है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन क्या था, ये छुप गया, दिख ही नहीं रहा मुझे। हाँ सेल्स 1000 थी आई थिंक, है ना। ये इक्वल टू 1000 है तो आप उसे इंसेंटिव दोगे भाई 10% का। ये 1000 रहेगा, 100 लिख दिया आपने वहाँ पे। ठीक तो है। तो ये 10% का इंसेंटिव दे रहे हो। C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 होगा ना, आपने 100 लिखा है। कहाँ पे? अच्छा ये वाला 1000 सॉरी। तो ये देखो आपने एक अचीव पूरा कर लिया। एंड देखो इस पे फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक ही कंडीशन दिया है ट्रू वाला, फॉल्स वाला कंडीशंस नहीं दिया है, तो इसलिए वो फॉल्स लिख के आ रहा है। तो अब अगली लॉजिक भरो, सेम यही लॉजिक उसके पास भी रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे हम। अब ये फॉल्स वाले में ये वाला लॉजिक डाल दो आप। तो ट्रू वाले में हमने देखो पहला लॉजिक दिया है कि जिसमें ज़्यादा पैसा देना है, नहीं तो वो डिस्प्यूट करेगा लड़का। अच्छा सॉरी, एक इफ और चलेगा ना, हाँ एक इफ और चलेगा। एल्स वाले में नहीं दे रहा मैं। और ये मेरा अगर 180 दिन से बड़ा है तो भाई, और क्या होना चाहिए, इसमें सेल्स का कोई सीन ही नहीं है। अब ये क्वार्टर वाली बात है, और ये वाला मेरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लेटिनम होना चाहिए। देखो मोस्टली टेक्सचुअल वैल्यू के साथ आपको एंड वाला ही लॉजिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसे सीक्वेंस में भी एडजस्ट करके आप जुगाड़ नहीं कर पाओगे। तो ये एंड वाली बात हो गई। इस केस में आप इसे इंसेंटिव दे दोगे भाई 6% का। अदरवाइज आप 0 दे दो एल्स के कंडीशन में। सर वो फॉर्मूला में क्या B2:B2 आया है? कुछ गड़बड़ हो गया। अरे ये गड़बड़ है भाई, B2 में गुणा करेंगे हम किसका, एक ही बार, है ना, सही है। अब हाँ ये वैल्यू क्यों एरर आ रहा है, इसका भी देखो कहाँ गड़बड़ होगा। B2 कोलन आपने दिया है, आई थिंक इस वजह से आ रहा है फॉर्मूला में। ये वैल्यू में 0 क्यों आ रहा है, मैं ये चीज़ें सोच रहा हूँ मैं। बी अच्छा एरर क्यों आ रहा है, ये वैल्यू एरर है, ये मैं बोल रहा हूँ। B7 में है, अच्छा ये भाई गुणा होगा इस प्लेटिनम के साथ। B7 है ना, B7 गुणे नहीं होगा भाई, होगा C7 गुणे। तो ये गड़बड़ यहीं पे हो गई है, ये B से नहीं गुणा होगा ना, कॉलम C में है सेल्स ना। ठीक है, मस्त चल रहा है ना। अब देखो इस फॉर्मूला को देखो समझो, ये वाला हमेशा आपको चेक कर लेगा कि 1 साल वाला हिसाब बना रहा है 365 दिन वाला, और ये सेल्स 1000 से बड़ी है। ये दोनों चीज़ें एंड के कंडीशन में चेक हो गई तो ये 10% का इंसेंटिव दे देगा C2 वाले कॉलम पे 10% से मल्टीप्लाई करके। अदरवाइज ये वाला फॉल्स होता है तो ये वाला कंडीशन चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला एक आपने फॉर्मूला लिख रखा है तो फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। तो ये कह रहा है, ये भी आगे वैसे ही चेक कर रहा है, ये 180 दिन का चेक कर रहा है, और ये चेक कर रहा है कि क्या
इसका जो प्रीवियस क्वार्टर वाला ये प्लेटिनम था क्या, अगर प्लेटिनम रहा होगा तो सेल्स वाले कॉलम में 6% का इंसेंटिव देगा, अदरवाइज बाकी फाइनली कुछ नहीं होगा तो फिर 0 दे देगा बस। जैसे आप इसी का देखो तो इसमें क्या, इसकी सेल्स 1000 से बड़ी थोड़े ना है, भले इसका टेन्योर 1 साल का है तो इसे इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं हम, 0 कर दिया हमने। इसमें देखो इसका 1 साल से ज़्यादा का टेन्योर है, 1000 से ज़्यादा का सेल है तो इसके 10% का हमने इंसेंटिव दिया। इसे अगर मैं 2023 कर दूँ मैं तो देखो ये 0 हो गया, क्योंकि 2023 के हिसाब से ये चला गया भाई। अच्छा अभी इसका 1 साल नहीं हुआ ना, तो नहीं अच्छा हाँ, इसका 1 साल एक साल नहीं नहीं हुआ, हुआ इसका। ना ही ये इसमें है ना ही इसका ये प्लेटिनम वाला है, तो इसे 0 मिल जाएगा। ओके, गोल्ड है इसलिए, और 6 महीने से ज्यादा है बट ये गोल्ड है इसलिए 0 आ रहा है, राइट? 6 महीने से ज़्यादा तो है ये आपने जो सेल, सेल, देखो देखो 6 महीने से ज़्यादा है बट इसका 1000 भी नहीं है ना। ओके सेल्स ही नहीं है, ओके। हाँ सेल से ही नहीं है। इवन उसका जो है वो गोल्ड में भी है और और सेल्स इसमें भी जो नहीं है है, पहले 6 तो महीने, सेल्स चेक करें। इसमें जिसमें आपने 1000 से ज़्यादा चेक कर रही हो उसमें आप ईयर 1 साल चेक करो। अभी जनवरी आएगा तब ना जाके 1 साल होगा, 13 जनवरी आएगा तब 2024 आएगा तब जाके 1 साल होगा इसका। तो ये वाला कंडीशन फेल हो गई और ये वाला कंडीशन भी फेल हो रही, क्योंकि इसका प्लेटिनम होता तब तो हम कुछ देते हैं। ओके, ये जो अपने सेल्स अमाउंट, ये इतने का सेल कर रहा है, राइट? 800 का, 2500 का, ये लिखा है ना आपने? हाँ, और इसी सेल्स अमाउंट का हम परसेंटेज ऑफ कमीशन दे रहे हैं उसे। और जब हम कार के लिए इन सब चीज़ों के लिए करते हैं ना, तो हम ये अमाउंट डिफाइंड होता है। जैसे इसका हमने 10% दिया, तो अब जैसे कार होगी तो कार का अमाउंट नहीं लिखा मिलेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे ये इस तरीके से मिलेगी। जैसे मान लो 2 कार है तो 2 कार पे उसे 250 रुपये दोगे, तो परसेंटेज ना करके नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, 250 गुणे 2, 250 गुणे 3, तो जितनी कारें सेल करी होगी उस हिसाब से उतने कार का मल्टीप्लाई करके आप उतना अमाउंट दे दोगे आप। तो इसमें जो आप वो रेटिंग्स जो लिखे हो, फ्रेशर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारी चीजें, तो ये रेटिंग जो मिलता है लाइक आपका SLA और सारी चीजें पे मिलता है, ना कि सिर्फ सेल्स पे मिलता है? आपको और भी चीजें मेट करनी पड़ेगी तब हाँ आपको रेटिंग हाँ मिलेगा वो, राइट? हाँ, इसमें टेन्योर होता है, आपके टेस्ट होंगे कि कितने टेस्ट आपने पास किए हैं, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें होती होंगी, तो 2-1 बता दिया मैंने। अब मेरे पास डीसी भी नहीं तो मैं आपको बताता। मुझे डीसी भी रखना चाहिए था, मैंने डीसी भी रखा नहीं फोर्ड का। देखो अगला जो है, DCP क्या है? डीसी भी एक तरीके का एसओपी होता है। उसमें जो पूरे ना कंपनी का प्रोसेस लिखा होता है कि किस केस में हम कितना इंसेंटिव देंगे, कितना नहीं देंगे इंसेंटिव। ओके, तो देखो अगला वाला जो है सेम वही चीज़ है, और इसमें ये चीज़ें आप बताओ, इसमें लिखा ना बट शुड नॉट इंडिया, यानी कि ये जो सेल्स हो रही है यहाँ पे इंडिया का ना हो। अगर इंडिया से होगा, ये है कंट्री कोड, सॉरी ये है कंट्री कोड, अगर इसमें इंडिया है तो वो कंसीडर नहीं होनी है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू इंडिया लगा देंगे। अच्छा कैसे लगाओगे? इंटरनल इक्वल टू, इफ कंडीशंस लगाएंगे पहले, इक्वल टू इफ सेल्स बोलो। सेल्स सर वो ग्रेटर नॉट देन फंक्शन 1000। लगा देंगे ना, नॉट इंडिया। हाँ नॉट इंडिया इसमें लगाओगे ना, तो देखो यहाँ पे लगाया गया है, बट इसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला मत करना, अपने से प्रैक्टिस करना। तो देखो ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला इफ का पार्ट था, है ना, ये दूसरा वाला जो इफ का पार्ट है, कहाँ से कहाँ तक है भाई? यहाँ तक है ना। है 0 तो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, फॉल्स के लिए। हाँ सर। तो देखो ये चेक करो कि ये प्लेटिनम है क्या, ठीक है भाई। आपने ये भी चेक कर लिया कि 6 महीने से बड़ा है, ठीक है, लेकिन नॉट लगा के आपने चेक कर लिया कि क्या इंडिया है, और नॉट लगा रहे हो, ठीक है। इंडिया होगा तो ये इसका ट्रू कहेगा, सॉरी फॉल्स बोलेगा, है ना। नॉट उसका उल्टा करता है ना भाई। अगर F14 में IND इंडिया है तो ये ट्रू हो गया, तो इसे फॉल्स बना देगा, और फॉल्स होते ही सारी इसके अंदर की लॉजिक फॉल्स हो जाएगी, है ना। फॉल्स हो जाएगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर ये 0 आ जाएगा आपका।
नहीं तो ये कैलकुलेट होकर इंसेंटिव मिलता। ये जो इंडिया लिखा है मैंने, बिना नॉट दिए भी आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने उस दिन बताया था, ऐसे करके लिखोगे जे। हाँ सर, वो दो एरो हाँ ग्रेटर देन लेस देन। हाँ। नॉट इक्वल टू इंडिया, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी सिमिलर ही है। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें दे दी गई है, शुड नॉट इंडिया और पाकिस्तान, दो कंट्री में से नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, कैसे लगाओगे? इंडिया और पाकिस्तान एंड लिखेंगे में एक और पाकिस्तान भी लगा देंगे। क्या 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 फिर से बोलिए। चलो जैसे यही वाला इसमें फॉर्मूला इंडिया है। और पाकिस्तान कर सकते हैं ना, लाइक एंड की जगह और लगाएंगे तो या तो इंडिया हो या तो पाकिस्तान हो। तो और कहाँ पे लगाओगी? यहीं पे IND जो लिखा हो और हाँ, PAK लिखेंगे, जो भी उसका है कंट्री और कोड। ये और एक के और अंदर, जोड़ देंगे ना नॉट सर एंड में। नॉट के अंदर पढ़ पा रही हो? नॉट के अंदर एक ही लॉजिक जाएगा ना दीक्षा। अच्छा ओके, या तो तब वो तो एक नॉट और नॉट इक्वल टू लगा देंगे वाला। ना एंड के अंदर। हाँ, इस नॉट के अंदर एक और लगाओगे और के अंदर दोनों बातें दोगे, ठीक है? ओके, बात समझ आ रही है वही। जैसा आकाश बोल रहे हैं, हम्म, है ना? हम्म, तो ये correct। और एक ट्रू या फॉल्स लेके आएगा, वो ट्रू या फॉल्स एक ही जाएगा नॉट के पास। बातें समझ आ रही नहीं? नहीं समझ आ रही सर है? मैं बोल रहा था कि जैसे एक नॉट लगाया वो इंडिया के लिए, हम्म, एंड के अंदर ही है ना वो, तो एक और मतलब नॉट लगा देंगे पाकिस्तान के लिए, वो भी तो कर सकते हैं ना। चलो अच्छा करके दिखा रहा मैं आपको, ठीक है भाई? दो नोट तो एक नहीं लगा पाएंगे ना, हम्म, फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। चलो यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं। चलो बताइए कहाँ पे लिखूंगा मैं? सर जैसे इवन नॉट एंड के के अंदर अंदर नॉट इंडिया जो है, हम्म, एक और मतलब कॉमा देके नॉट पाकिस्तान भी तो कर सकते हैं ना। हाँ ये भी कोई कर प्रॉब्लम सकते हैं, ये भी चीज़ें सही है, इसमें गलत नहीं है आपकी। लेकिन आप ना अपने लॉजिक से सोचो मेरे भाई, ये दोनों चीज़ें देखो, आप जो चीज़ें बोल रहे हो भाई उस चीज़ पे एक बार विचार करना। आप खुद ही कहोगे कि आप गलत बोल रहे हो। नहीं, दो नहीं हो पाएगा हाँ, दो क्योंकि नहीं हो एक पाएगा, दीक्षा पैरामीटर। सही बोल रही है कि भाई इसमें या तो पाकिस्तान होगा या इंडिया होगा। ये ये कंडीशन तो महा गलत है। दो पैरामीटर नहीं ले पाएगा ना वो लॉजिक के हिसाब देखो से। अब एक ये पैरामीटर चेक। चीज़ें ना सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? आप यहाँ पे चेक करोगे तो भाई ये चेक करेगा कि ये इंडिया है, फॉल्स हो गया। फिर ये पाकिस्तान है, ये ट्रू हो गया, यानी कि इसका रिवर्स मिल जाएगा। लेकिन एक सेल में दोनों चीज़ें तो कभी भी लिखी हुई मिलेंगी नहीं, ये कभी भी ट्रू होने ही नहीं देगा, कभी नहीं होने देगा भाई। इसमें से एक ना एक तो फॉल्स हो ही जाएगा या ट्रू हो ही जाएगा। बात मेरी समझ रहे हो आप? ये कहेगा कि इस सेल में इंडिया भी होना चाहिए, इस सेल में पाकिस्तान भी होना चाहिए। उसी सेल पे चेक कर रहे हो ना आप? हाँ सर। समझ आ रही है आपको अपना लॉजिक? हम्म। नहीं तो समझ आ यहाँ रहा पे तो नॉट देखो। और वाला जो बोल रहे हो आप वो करेंगे ना, नॉट और F इंडिया और फिर हाँ, कॉमा। अब इस बात को और के अंदर लिख दोगे, इस बात को और के अंदर लिखोगे, और लिखोगे, और के अंदर ये बातें लिखोगे कि या तो पाकिस्तान हो या भाई ये मेरा इंडिया होगा। तो ये दोनों कंडीशन में ट्रू होके जाएंगी नॉट के पास, और नॉट समझ जाएगा कि इसमें से कोई ना कोई एक आया तो जरूर है ना? इसके पास ट्रू आएगा तो उसे फॉल्स बना देगा नॉट, और फॉल्स होते ही ये पूरा एंड का कंडीशन जीरो देगा। ये इसको फॉल्स होते ही ये इसे पढ़ेगा नहीं, आगे वाले को पढ़ेगा, है ना? तो सेम यही अगर चीज इसके अंदर फॉल्स दे रहा है, लाइक नॉट के अंदर फॉल्स, फिर ये और नॉट ऑलरेडी फॉल्स है तो क्या देगा, फिर ट्रू देगा। अरे नॉट के अंदर नॉट अपने वाले ही अंदर वाले कोई तो लेके ट्रू या फॉल्स देगा, नॉट अपने से थोड़े कैसे दे देगा ट्रू या फॉल्स। नॉट के अंदर ट्रू दिया ये, राइट, और हाँ ऑलरेडी नॉट लगा है इसलिए फॉल्स हो गया, राइट। हाँ अगर हाँ अंदर फॉल्स है फिर हाँ नॉट लगा है तो उसको ट्रू कर देगा, हाँ 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 राइट। हाँ मतलब ये कंडीशन फॉल्स आ रही है, दोनों में से कोई नहीं आ रहा है तो वो क्या हो गया, नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मतलब फॉल्स के जस्ट अपोजिट ट्रू हो जाएगा, हाँ जस्ट मतलब परफेक्टली। कंफर्म कर रहा है। हाँ, जैसे इस बात को अगर आप समझो आप,
तो देखो यहाँ पे ये चेक किया तो देखो इंडिया पाकिस्तान मिलते ही और उसे क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, है ना, क्योंकि और का मतलब है कि इसके अंदर जितने सारे हैं वो ट्रू या फॉल्स मिले। अब देखो ये F9 करूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा भाई। और हमने सेलेक्ट किया, ये ट्रू हो गया। अब नॉट इसे क्या कर देगा, इसे फॉल्स कर देगा इस ट्रू को जो और से आया है ना, नॉट का काम ही होता है उसे उल्टा अपोजिट देना। तो ये फॉल्स हो गया। अब ये इस एंड के अंदर ही तो फॉल्स है, ये सारा फॉल्स होते ही ये नहीं एग्जीक्यूट होगी, ये वाले पे आ जाएगा, जीरो पे आ गया, इसका इंसेंटिव जीरो हो जाएगा क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान में है। तो देखो अब ये 6 महीने वाला रहा होगा या इसकी वजह से जो इसका आ रहा होगा इंसेंटिव 250, अदरवाइज इसका जीरो ही आएगा। प्रीवियस क्वार्टर प्लेटिनम करो, प्लेटिनम करते ही देखोगे आप उसका। अच्छा प्रीवियस क्वार्टर प्लेटिनम है भाई, अरे सॉरी यार, इसका 250 इंसेंटिव है। 250 किस बेस पे है भाई, 10% के हिसाब से है। तो इसका टेन्योर 1 साल का ज़्यादा है, पाकिस्तान से इसका लेना देना नहीं है। ये पहली वाली लॉजिक पास हो रही है जिसमें हमारा 6 महीने, इसी को जहाँ पे प्लेटिनम होगा इसकी बात कर लो, ठीक है। ये देखो इंडिया है तो ये यहाँ पे पाकिस्तान जीरो आ में रहा है। लॉजिक आपने सेकंड में लगाया है क्या? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये ना कहीं पे हमारा ये वाला कंडीशन ही ट्रू नहीं होगा। 6 महीने से बड़ा कोई है ही नहीं, इसी को 6 महीने से बड़ा करो। ये 2023 कर दो भाई, और ये इसे प्लेटिनम कर दो आप। तो देखो ये 18 हो रहा है, 300 का 6% 18 होगा। जैसे आप इसे IND करोगे या पाकिस्तान करोगे ये जीरो हो जाएगा। तो ये सही से काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो इसे एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, मतलब कि खुद से करने की कोशिश करना है। ये वाला कर लोगे आपने, समझ लो इफ वाला जो नेस्टेड इफ वाला है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ गए हो, ठीक है। सो सेम चीज़ें ये भी उसी से रिलेटेड है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। तो जो अननेसेसरी डेटा है उन सबको हटा दो, नहीं तो ये डिस्प्यूट खड़ा करेंगे आपके लिए। अच्छा छोड़ो, पहला वाला ग्रुप हो गया यार। ठीक है ना, ये आपका डेटा है। ये इफ एल्स वाला अभी आगे भी मिलेगा आपको, ये मत समझना कि अब नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए अब आपको थोड़ा बहुत देखो एक्सेल पता होगा तो आपको पता होगा कि एक्सेल में मीन और मैक्स करके फंक्शन होते हैं। मीन से बताता है मिनिमम, मैक्स से बताता है मैक्सिमम। यानी जैसे आपसे मैं पूछूं कि बताओ इसमें सबसे ज़्यादा यूनिट कौन सी सेल हुई है, तो आप मीन कहोगे और ये रेंज ले लोगे। तो ये है यूनिट, मिनिमम यूनिट्स वाली है कि सबसे छोटी यूनिट है जो इसमें इस रेंज में वो है 2, और सबसे बड़ी वाली अगर आपको पता करनी हो तो आप लगाओगे और कहोगे कि जो सबसे बड़ी वाली है वो है 800, मैक्सिमम निकल गई आपकी यूनिट, ठीक है। तो मिन मैक्स होते हैं। बट अगर आपसे ये बातें कोई पूछ लेना कि थर्ड नंबर या सेकंड नंबर की सबसे महंगी यूनिट कौन सी है, थर्ड बिगेस्ट यूनिट, तो अब आप ये काम ना मैक्स मिन से नहीं करा पाओगे। इसके लिए आपके पास एक फंक्शन है लार्ज फंक्शन। तो देखो लार्ज लिखा आपने, तो देखो एरे एंड के, एरे मीन्स की रेंज लिया आपने, तीसरे नंबर की चाहिए, दूसरे नंबर की चाहिए, पहले नंबर की चाहिए, वो बातें आप यहाँ पे लिखोगे। 3 लिखा आपने तो ये बता रहा है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी वाली वैल्यू है 800, 200 सॉरी। तो देखो सबसे बड़ी है 800,
300, फिर 200 भी तो सबसे बड़ी वाली है, यहीं आपको देना था, तो ये 200 दे रहा। ये थर्ड हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, थर्ड मैक्सिमम वैल्यू ऐसे हाँ, करके पूछ सकते थर्ड बिगेस्ट वैल्यू ये है, हैं। ओके। या थर्ड लार्जेस्ट कह लो। वैसे ही स्मॉल भी होता है, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आपके पास कौन सा फंक्शन है, स्मॉल होता है, लार्ज का अपोजिट स्मॉल ही तो होगा ना, तो आप स्मॉल लिखोगे। सबसे छोटी कौन सी है भाई, सबसे छोटी है 2, लेकिन आपसे पूछी जा रही तीसरे नंबर वाली सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, तो वो है 6। देखो सबसे छोटी 2 है, 2 के बाद 2.5 है, और 2.5 के बाद कौन है भाई, 6, यही तो है। क्लियर यस। नाउ हाँ देखो, अब आपसे ये बातें पूछी जा रही है कि मुझे ना दूसरी, तीसरी और पांचवी, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ नंबर वाली, मैं चौथी नंबर नहीं पूछ रहा हूं, मैं बिगेस्ट यूनिट ये बतानी है आपको, सबसे बड़ी वाली यूनिट, दूसरे, तीसरे, पांचवें नंबर वाली। तो देखो दूसरे नंबर वाली तो ये 300 है ना, तीसरे नंबर वाली ये 200 हो जाएगा, पांचवें नंबर वाली तो देखो, अब देखो ध्यान से देखिएगा, जब लार्ज का फॉर्मूला लिख रहे हो तो आप इससे आपने एक एरे लिया, ठीक है, ये रेंज ले लिया आपने। अब इसे देखो ध्यान से, इसे समझने की कोशिश करो। लार्ज में आपको 3 बातें इससे पूछनी है, दूसरी, तीसरी, पांचवें नंबर की, लेकिन यहाँ पे एक ही पैरामीटर दिया गया है ना, तो 2, 3, 5 कैसे मांगोगे, नहीं मांग सकते हो इससे, है ना, जनरली नहीं मांग सकते हो। तो देखो आप इसे इन्फोर्स करोगे कि एक ही वैल्यू में बहुत सारी वैल्यू देनी होगी, तो आप इसे एरे कहोगे, एरे फॉर्मूला। और एरे फॉर्मूला देने के लिए आप इसे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, ये इसका फीचर है, क्योंकि देखो ये एक ही 2 ही पैरामीटर लेने के लिए एक्सेप्टेबल है, आप इसमें कई सारे पैरामीटर दे रहे हो, तो हमने बोला है 2, 3, 5, जो चाहिए आप इसे वो दे दो इसके अंदर, और ये इसके अंदर है, इसका मतलब ये एक पैरामीटर है, बट हमने उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया है, लेकिन उसमें कई सारी वैल्यू दिया गया है, लेकिन वो पैरामीटर एक है। अभी इसका और भी एग्जांपल समझाऊंगा, और इसी को आप एरे फॉर्मूला बोलते हो। अब देखो इसे ये दे नहीं पाया, ये 300 दे रहा है, बाकी का ये क्यों नहीं दे पा रहा है, ये दे रहा है बाकी के। अब इसे देखो ध्यान से समझिए, इसे सबको सेलेक्ट करो आप और F9 करो, तो ये देखो 300, 290 दे रहा है, ठीक ठाक दे रहा है या नहीं। देखो आप मैच कराओ, सबसे बड़ी वाली वैल्यू 800, दूसरे नंबर वाली वैल्यू है कौन सी है भाई, दूसरे नंबर वाली 300 है ना, 800 के बाद 300 ही तो है। हाँ सर। फिर तीसरे नंबर वाली वैल्यू 200 है, और फिर इसके बाद सबसे बिगेस्ट वैल्यू है 74 ना, 95 भी। 95 है, 90 95 के बाद फिर 90 90 कहाँ पे है, ये है 90 है, तो पांचवें नंबर वाली 90 तो हो गई है ना। अब देखो लेकिन रीजन ये है कि इसके पास आ तो गई वैल्यू, अब ये वैल्यू ना आपको दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि देखो एक सेल में एक ही आउटपुट देगा ना आपको, एक सेल में अगर वो इकट्ठा लिख दे भाई 300, 290, तो उस बात का क्या मतलब हो जाएगा, 30,20,090 हो जाएगा ना, मीनिंग पलट जाएगा। तो ये इसका मतलब कि इसके पास जो वैल्यू आई है, अरे यार कंट्रोल Z करो, अब ये गया काम से, हाँ आ गया। अब देखो इसके पास जो वैल्यू आई है ना, वो वैल्यू 3 सेल में भागेगी, तो इसे आप ऐसे ड्रैग करो, तो देखो इसमें एक गड़बड़ हो गई, ये लॉक नहीं किया हमने, कंट्रोल Z करता हूँ मैं, लॉक करता हूँ, क्योंकि इसे हम अलग सेल में लेके जाएंगे, अभी इसका रेफरेंस गड़बड़ हो जाएगा, तो F9 किया हमने, ओह सॉरी F4 से लॉक होता है, और इसे हमने एंटर मारा, तो देखो इसमें कॉमा लगाए हो, ये 2, 3, 5 कॉमा है, तो इसका मतलब ना, कॉमा का मतलब होता है आप इसे इस साइड में फ्लो करोगे, राइट साइड में। कॉमा का मतलब ये होता है कि आप कॉलम में सेम रो में चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो देखो इसे हमने यहाँ पे ड्रैग करो, तो देखो सब में 3-300 आ रहे हैं।
अब ये तीनों जगह पे ऐसे है, या तो आप इसे ऐसे करो, एडिट मोड में जाओ, डबल क्लिक करो और इसे नॉर्मल एंटर नहीं मारना है। ये आपका एरे फार्मूला बन गया। देखो एरे फार्मूला का मतलब खाली इतनी सी बात है कि कोई भी फार्मूला हो, वो बना है अगर एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर्स के लिए, उससे ज़्यादा पैरामीटर भर रहे हो। अगर वो दो पैरामीटर के लिए है तो उसमें तीन या चार पैरामीटर भर रहे हो, तो अब वो काम नहीं करेगा और उसे ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए आपको एरे बनाना पड़ेगा और एरे के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना पड़ेगा। तो एक ही साथ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और दबा के रखो और एंटर मारो अपने। तो देखो ये अब सही देगा आंसर। और ध्यान से देखोगे इस वाले फॉर्मूला में, फॉर्मूला बार में जाके देखो, एक करली ब्रैकेट लग गया है एकदम शुरू में और एकदम एंड में, ये खुद लगा दिया है एक्सेल ने। इस बात से आपको देख के पता लगेगा कि ये एरे फॉर्मूला है। अब इसे ड्रैग करो राइट साइड में, ये सही सही देगा। नहीं दे रहा है तो फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो, अभी ये सही हो जाएगा। हो गया सही। अभी से सोचो कि मैं आगे ड्रैग करूं, तो ये आगे ड्रैग करोगे, फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो, ये आगे वाले में कोई वैल्यू नहीं इसलिए ये है ऐसे नहीं दे रहा है। एंड आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हो, बीच में किसी भी वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। आप करना होगा तो इसे फिर से आपको करना पड़ेगा, तो कंट्रोल जेड करके करो या डिलीट करके फिर से फॉर्मूला लिखो। बातें समझ आ मतलब रही है आपको? बेसिकली अगर सारे वैल्यू चाहिए तो लॉक करना है और ड्रैग करना है। हाँ देखो, ड्रैग करोगे अगर लॉक नहीं किया, जब ये इस पे आएगा तो ये रेंज उठ के, सॉरी ये यूनिट वाला रेंज उठ के इस पे चला जाएगा ना। आप राइट साइड में एक्सेल जाओगे तो ये भी तो एक कॉलम राइट में खिसकेगा ना। अगर एक कॉलम राइट में आप जा रहे हो फॉर्मूला लेके तो ये नहीं खिसकेगा, अगर लॉक नहीं रहेगा तो खिसकेगा ना। हाँ सर, लॉक का समझ में आया, लेकिन जो आप बोल रहे थे ड्रैग करने के बजाय कंट्रोल शिफ्ट एंटर, वो क्या, एक बार और बताइए। अच्छा देखो, एरे फॉर्मूला को सिंपली आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारनी है, दैट्स इट। बस इतना ध्यान रखो। खाली एंटर मारोगे तो ये आपको आंसर नहीं देगा। जे दे रहा है वो अलग बात है, बट कई बार देगा भी नहीं। देखो तीनों जगह पे 300 ही दे रहा है, जबकि लॉक भी है, तो ये गलत है। एरे फॉर्मूला को आपको एंटर मारना ही नहीं है। अब देखो एक ही बार में यहाँ पे लेके आया, एडिट मोड में गया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा, एक ही बार में तीनों जगह पे चली जाएगी सही वैल्यू। कुछ करना है नहीं, बस यार कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने हैं, दैट्स इट। फिर से कंट्रोल देखो, शिफ्ट एंटर वन एक साथ करना है और वन बाय एक वन। साथ करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखो फिर से बता रहा हूं आकाश, देखो एक तरीका, पहला तरीका, इसके दो तरीके हैं। पहली सेल में आप रहो आप, और फिर एडिट मोड में जाओ, इसे डबल क्लिक करके और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो। अब देखो जो एरे फॉर्मूला बन चुका है, इसे ड्रैग किया हमने, अभी भी ये नहीं दे रहा ना, फिर से डबल क्लिक करो। ऐसे तीनों रेंज सेलेक्टेड रहने देना आप, ठीक है। वापस से फॉर्मूला बार में जाओ, एक बार क्लिक करो और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दो, ये फिक्स हो जाएगा इशू। मतलब बेसिकली ड्रैग करके उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हाँ एडिट मोड में जाके, नहीं तो फिर ड्रैग करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने का कोई मतलब ही नहीं। फॉर्मूला बार में एक बार क्लिक करोगे ना तो ये एडिट मोड में आ जाएगा आगे आपका फॉर्मूला। यह दूसरा तरीका, आप इसे जैसे जो है ना, इतना रेंज आप ले लीजिए भाई, सिंपल इतना रेंज सेलेक्ट कर लो, फॉर्मूला बार में आओ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो, अब ये तीनों जगह पे खुद ही फैल जाएगा। मतलब ड्रैग भी हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार रहे हो तो फॉर्मूला भी फिक्स हो गया, ठीक है। ये तो देखो कॉलम्स में आई है। यही वाली वैल्यू आपसे अगर ऐसे बोलता है कि मुझे यहाँ पे दूसरे नंबर वाली दो, यहाँ पे तीसरे नंबर वाली, यहाँ पे पाँचवें नंबर वाली वैल्यू दो, तो जो आपने फॉर्मूला बनाया हो ना, ये फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। मैंने कॉपी किया, देखो जब मैं फॉर्मूला कहीं कॉपी करता हूँ ना, आप ध्यान नहीं देते हो मेरी बातों को, मैं इक्वल छोड़ के कॉपी करता हूँ। मैं अगर इक्वल छोड़ के न कॉपी करूँ तो यहाँ पे जब मैं पेस्ट करूँगा ना तो वो रेफरेंस गड़बड़ हो जाएगा। और जब मैं पेस्ट करता हूँ तो मैं हाथ से इक्वल लिखता हूँ और कंट्रोल भी कर देता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो नीचे जब लेके जाना है तो ये देखो यहाँ पे सेमी कोलन लगाओगे। सेमी कोलन का मतलब होता है कि नीचे वाली लाइन में चले, एक कॉमा की बजाय सेमी कोलन लगाओ। अब इसे ड्रैग करोगे तो जो नीचे के साइड में प्ले होगा, यानी 300 290 नीचे के साइड में आएगा। इसे राइट साइड में करोगे तो जो 300 ही देगा। अगर देखो यकीन नहीं होता तो दिखा रहा हूँ मैं, हमने तीनों रेंज में काम फैलाया इसे, और यहाँ पे आया F2 किया और एडिट मोड में यानी क्लिक किया। अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूंगा तो देखो ये 300 ही दे रहा है, क्योंकि सेम रो में है ना, तो एक ही रो में तो 300 ही देगा। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं,
इसे नीचे लेके आता हूँ भाई मैं, क्योंकि सेमी कोलन लगा है तो ये रो में चलेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो तो दूसरे तीसरे पांचवें नंबर की ये वैल्यू दे दिया इसने आपको। क्लियर है? सेमी कॉलन से क्या मतलब रो हाँ, सेमी रो कोलन वाइज से आप रो में चलती हो। और कॉलम में चाहिए वैल्यू तो कॉमा दे कॉमा। देंगे वहां पे। ये समझ में आया ना? हाँ सर। ऐसे ही आप स्मॉल का भी निकाल लोगे, ठीक है? लार्ज की जगह पे स्मॉल निकाल लोगे। लास्ट के बगल में जो एरे ऑटोमेटिक खुद से बन गया है, आप लगाए हो एरे? करली ब्रैकेट ना, हाँ एकदम शुरू में और एकदम एंड में ना। हाँ हाँ, जब ये कंट्रोल करेक्ट। शिफ्ट एंटर मारोगे तो वो खुद ही एक्सेल लगा देता है, आपको नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। आप उसे हटा नहीं सकती हो, आप इसे हटाने की कोशिश करोगे वो जैसे फॉर्मूला बाहर से निकलोगी, देखो क्लिक करते ही वो चला जाएगा, लेकिन बाहर क्लिक करोगे फिर से वो लग भी जाएगा अपने आप। देखो फिर से लगा लेता है वो इसलिए लगाता है आपको पता लगे कि ये एरे फॉर्मूला के थ्रू वैल्यू आई है। इसी एरे को देखो बोला जाता है CSC फॉर्मूला भी बोला जाता है। इसे बोला, C का मतलब है कंट्रोल, S का मतलब शिफ्ट, E का मतलब एंटर, या इसे एरे फॉर्मूला भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे पूरा नाम लेके बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर फॉर्मूला। तो जितना भी एरे फॉर्मूला यूज होगा उसको क्या कंट्रोल से एंटर से ही करेंगे, मतलब मोस्टली हाँ इस हाँ, टाइप की यही जो हाँ यही बनाएंगे। एक एग्जांपल दिखा रहा मैं आपको, ठीक है भाई? जे मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में मैं गया था इंटरव्यू देने, तो मेरे से ये पूछी थी, और मुझे मतलब पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे मतलब लगता है कि ये क्वेश्चन ना खाली एक ही लड़के ने आज तक सॉल्व करा है, मतलब मेरे नोन में। वैसे तो मैंने काफ़ी कंपनी में काम किया, मेरे कंपनी में किसी ने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता मुझे जहाँ तक लगता है। तो देखो ये कंपनी है, ये कंपनी का नाम है भाई मेरे, छोड़ो, कंपनी ए, बी, अरे ये आया नहीं यार, सी, डी, ई। ठीक भाई, ये कंपनी बी हो गई मेरी, ये कंपनी सी है, अगेन कंपनी बी, और ये कंपनी डी है। ठीक है, नाउ सम वाला फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है ना? आई होप कि उसमें कोई चैलेंजेस नहीं आनी चाहिए। देखो इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसी चीज़ें अचीव करी जा सकेंगी। नाउ देखो, अगर आपसे मैं पूछूं ना कि मुझे बताओ कंपनी ए की सेल्स कितनी है, ये सेल्स है, तो कैसे बताओगे आपने? तो आपने लिखोगे भाई, सम करके समीप करोगे। चलो समीप से ले लेता हूं मैं, सम ऑफ रेंज ये लिया आपने, है ना? और ये कह दोगे कि होना चाहिए इसके बराबर। तो देखो अब आपका यहाँ पे ये एरर दे रहा ना, वैल्यू में एरर दे रहा है, मिल नहीं रहा आपको। तो देखो अब इस चीज़ को अचीव करना है, या इसमें थोड़ा सा और एक कॉम्प्लेक्सिटी और भर दिया जाए। एक सेकेंड, सम इफ्स ये लिया हमने, तो B9 को डबल कोट्स में रखेंगे क्या? डबल कोट में क्यों रखोगे? B9 रेफरेंस है तो, रेफरेंस को हम But कभी you नहीं रखते हैं ना।
हाँ, रेफरेंस में बट एरर क्यों आ रहा है? देखो आएगा वो, अभी बता रहा हूँ मैं। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका इफ़ का फॉर्मूला था, सम इफ का या कोई भी फॉर्मूला हो, वो सिंगल वे में, सिंगल डिमेंशन में ही चलेगा। देखो अब अगर ये चीज़ें अगर आपको अचीव करनी है तो देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं। देखो पहला तरीका, आप इफ लगाओ। अच्छा देखो एक चीज़ अब देखो, जो भाई इफ का फॉर्मूला होता है, इफ एक बार में एक ही लॉजिक को टेस्ट कर पाता है ना? हाँ सर। हम्म। अब इफ से जबरदस्ती सारे लॉजिक थोड़े ना चेक करवा पाओगे। ये फॉर्मूला थोड़ा काफी टाइम हो गया, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी। ये होना चाहिए इसके बराबर, और ये पूरी रेंज ले ली जाए, ठीक है। और ये बाहर सम लिख दिया जाए, ठीक है। देखो अरे रे, ये अब से ये वाला मेरा ट्रू या फॉल्स में आ रहा है ना? अच्छा ये सारे फॉल्स फॉल्स फॉल्स। लेकिन ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स। कंपनी है, सेलेक्ट लिखा है कंपनी। नहीं सर, कंपे लिखा है आपने, कंपनी। अरे यार तभी मैं सोच रहा हूँ भाई ये गड़बड़ क्यों हो रहा है मेरा, ठीक है। देखो देखो मैं कब से परेशान था, मुझे लगा हो नहीं रहा कैमरे से। तो देखो आपने अब क्या, देखो किस तरीके से जो सॉल्व कर रहे हो। देखो भाई सबसे पहली चीज कि आपने पता करना है जो कंपनी ए से कौन कौन बिलोंग करता है, ठीक है। देखो तो आप लिखोगे एक इफ, और इफ में आपने लिखा, देखो जो स्पेलिंग ये है वहीं चेक करोगे तभी तो आएगा कि क्या ये इसके बराबर है क्या, ठीक है। अगर इसके बराबर होगा तो इसके अगेंस्ट में ट्रू आएगा। अब ट्रू आ रहा है, देखो जैसे जो कंपनी ए है, कंपनी ए के अगेंस्ट में ये वाली रेंज है, तो देखो अब यहाँ पे आपने बहुत सारी वैल्यू दे रखा है, यानी कि पूरी रेंज को एक ही बार में चेक करवा रहे हो इफ से, जबकि इफ एक बार में एक ही लॉजिक को टेस्ट करता है। अब ये अगर ये ट्रू, जैसे ये कंपनी ये वाला कॉलम्स ये वाला रो, अगर ये ट्रू होगा तो इसके सारों को जोड़ा जाए, अगर ये ट्रू हो तो इन सबको सम किया जाए। तो देखो अब यहाँ पे अगर आप सम लिखोगे, अब देखो एंटर मार रहे हो तो ये आ नहीं रहा, क्योंकि इफ का फॉर्मूला सबको हैंडल नहीं कर सकता। इफ का फॉर्मूला बना है सिंगल वैल्यू पे वर्क करने के लिए। आप इसे इन्फोर्स करोगे तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो, अब आप ये आंसर देगा। तो देखो ये कितना हो गया भाई, यहाँ पे आप देखो ना जोड़ते रहो, ये हो गया 28, कंट्रोल दबा के रखा हूँ मैं, ये यहाँ पे देखो हो गया 57। सो सही है आपका आंसर। आंसर सही कैसे? ये मतलब कंपनी ये दो जगह है ना? हाँ तो 57 आ तो रहा है, सबको यहाँ पे भी देख के मैच कराओ ना, ये भी 57 आ रहा, सही नहीं है? अच्छा दोनों, हाँ ठीक है करेक्ट। कैलकुलेटर में जोड़ लो अगर यकीन न हो तो। हम्म। इसे बदलोगे तो ये फिर भी वर्क करेगा, इसे अगर बी कर दोगे तो ये कंपनी बी के लिए वर्क करेगा, तो कंपनी बी का 44 होगा। तो ये एरे फॉर्मूला कुछ इस तरीके से काम करता है। पिछले टेस्ट में एक बैच था, उसमें दिया था मैंने, तो एक लड़के ने मतलब ने ये काम किया था, जैसे कंपनी भी है ना तो वो रेंज ही ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर लिया था। मतलब एरे फॉर्मूला बता के टेस्ट लेता हूँ, ऐसा कभी नहीं करता मैं कि ना सिखाया हूँ उसका असेसमेंट ले लूँ। तो उसने ऐसे कर दी थी और इसका सम कर लिया था उसने।
अब नाउ देखो थोड़ा सा जो ट्रिकी कर देता हूँ मैं। मेरे से जो उसने क्वेश्चन पूछी थी, मेरे से उसने ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ ली थी। मेरे से उसने बोली थी कि कंपनी, सॉरी फिर से टाइपो एरर है ना यार, इसलिए गड़बड़ हो जाता है मेरे से। ये होना चाहिए और मुझे समराइज चाहिए केवल जोन सी का। ठीक है, देखो ये कैसे करोगे आप। ये होगा, इफ लिखिए जैसे आपने ये वाला किया था, तो क्या था ये इसके बराबर हो, है ना, ये चीजें तो थी। हाँ अब अगर ये वाला कंपनी एक कंपनी है ना, लगे हाथ इसको भी चेक करवा लो। अरे सॉरी, इफ डालोगे ना, एक लॉजिक टेस्ट कराना है ना, तो एक और इफ डालिएगा आप, इसे टेस्ट करा लो कि क्या ये जोन सही है। तो अब दोनों जो होंगे भाई, अब ये रेंज ले लीजिएगा। ये रेंज उसी में से निकल के आएगा जो ट्रू वाले होंगे। बाहर बिठा दो सम को। देखो इसे अगर मैं सेलेक्ट करके दिखाऊं ना, तो आप देखोगे कि क्या मिल रहा है आपको। सॉरी यार, है आप 9 करना ना आदत डाल लो, बहुत हेल्प करता है भाई। तो देखो बाकी सारे फॉल्स फॉल्स हो गए। तो देखो कंपनी ए के अगेंस्ट में जो 4 दिख रहा है ना, तो देखो ये जोन सी का ही तो निकाल रहे हैं, ये 4 मिला, तो 4 सम के पास जाएगा भी। और कौन मिल रहा है भाई, कंपनी ए है 9, तो देखो ये 9 भी यहाँ पे मिला 9। फिर कंपनी ए, बस 2 ही हैं, बाकी सारे फॉल्स हैं। तो 9 और 4 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। बस बाहर बिठा दो सम को। अभी देखो करली ब्रैकेट लगा नहीं है, ये एरे फॉर्मूला बनाने हैं, आप एंटर मारोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। अब देखो एरे फॉर्मूला, मैंने वही बात बोला है कि इसके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, 4 और 9 है, तो ये मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर रहा है, इसी को एरे बोलते हैं। और वो एक्सेल में दिखा नहीं पाएगा, लेकिन जब सम आएगा तो सम सबको जोड़ लेगा और एक सिंगल वैल्यू बना देगा। लेकिन ये इफ को एग्जीक्यूट करने के लिए तो आपको तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना ही पड़ेगा। वो हम सम के लिए नहीं मारते हैं, वो इस इफ के लिए मारा जाता है। अब एंटर मारो, नहीं आया आंसर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो, आ जाएगा। 13 आ गया ना, 9 4 13। देखो सम के लिए इसलिए नहीं मारा जाता भाई, क्योंकि आपने जैसे 15 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 3 लिखा, और आपने जैसे सम का फॉर्मूला देखो आप ध्यान से, तो जो नंबर 1 नंबर 2 और डॉट 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 करके लिखा है ना, तो इसका मतलब कि ये कैपेबल है, कितनी भी बड़ी रेंज हो, कितनी भी वैल्यू, सब पे ये वर्क करेगा। ज़्यादा लो कम लो, ये कभी फेल नहीं होगा। इसे क्यों कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना, ठीक है। तो ये 21 है, इसमें कुछ और भी लिखोगे वो उसको भी जोड़ लेगा। तो जो सम का है जो खुद ही कैपेबल है कि मल्टीपल वैल्यूज पे ये वर्क करेगा। लेकिन कुछ हमारे ऐसे फॉर्मूला हैं एक्सेल में जो मल्टीपल वैल्यूज पे डिजाइन नहीं हुए वर्क करने के लिए, तो हम उसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके मारेंगे, इन्फोर्स करेंगे। तो फिर वो एरे समझ के फिर वो आउटपुट देगा, राइट? हाँ, फिर वो उसे एरे जैसा ट्रीट करेगा। और अब अच्छा जो सर, आपने लेटेस्ट, बोला है जो, क्या बोल रहे हो आप? हाँ सर आप बोल दीजिए, उसके बाद पूछना। मैं बोल रहा हूँ कि अब जो ऑफिस का है, एमएस ऑफिस का यानी एक्सेल का जो नया वर्जन आया है, उसमें आपको मारने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मतलब एरे फॉर्मूला होगा तो उसे एरे जैसा ट्रीट करेगा। तो जैसे इफ लगा के अगर मैं छोड़ दूं, खाली यही वाला इफ जो है, जैसे देखो जो इफ वाला फॉर्मूला था ना, इफ वाले फॉर्मूला को लगा के आप एंटर मारोगे तो जो भी इसके अंदर सारी वैल्यू जो फॉल्स फॉल्स आ रही ना, वो इन सब को यहाँ पे फैलाना शुरू कर देता, पूरे सेल में फैला देगा वो, खाली एंटर मारोगे तो भी। तो नए वाले में आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं मारना है, खाली एंटर मारोगे वो खुद ही अरे फॉर्मूला ट्रीट कर लिया करेगा, जो ऑफिस 365 है। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे आकाश? सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मल्टीपल, अगर सिंगल एरे वाला अगर कोई है तो उसमें मल्टीपल के लिए हम एरे फॉर्मूला लगाते हैं ना। हाँ, कोई तो फॉर्मूला नॉट भी है तो जो सिंगल वाला है ना। कोई फॉर्मूला है जो सिंगल आर्गुमेंट पे वर्क करता है, 2 आर्गुमेंट पे काम करता है, बट आपको 4 आर्गुमेंट्स पे काम कराने हैं, तो आप उसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे। तो नॉट वाला फॉर्मूला काम करेगा एरो फॉर्मूला?
नॉट पे नॉट वही पूछा। भाई नॉट पे कैसे काम नॉट पे हाँ नॉट पे लॉजिकल है ना। हम्म, एक बार टेस्ट कर लेना बट नॉट का लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा यार। नहीं नॉट पे कैसे काम करेंगे हम नॉट। सर, नॉट पे दिख सकता है ना, या देख, पहले तो हम देखते थे या तो इंडिया होगा रुको रुको तो भी उसके मैं लिए बता नॉट रहा देते हूँ थे। नॉट का आपका क्वेश्चन गलत है। इसका नाम क्या लिखा है मैंने लॉजिकल। हम्म चलो वो भी आपकी बातें बता देता हूँ। आपने बोला नॉट के अंदर हम लॉजिकली बहुत सारे लॉजिकली टेस्ट करवा रहे हो है ना, यही बात है आपका क्वेश्चन है। हाँ सर। अब आप लॉजिक से सोचो नॉट के अंदर अगर दो बातें हैं, एक ट्रू भी है एक फॉल्स भी है, तो इन दोनों का साइमक मतलब क्यूमुलेटिव नॉट क्या देवे आपको। अगर इसके अकॉर्डिंग देगा तो वो फॉल्स देना चाहिए और कहोगे इसके अकॉर्डिंग देवे तो वो ट्रू दे। तो बताओ इसका क्या देगा वो। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि नॉट के अंदर अगर हम इंडिया और पाकिस्तान रख रहे हैं एरे फॉर्मूला में, तो जहां पे इंडिया होगा वहां पे फॉल्स अच्छा देगा, जहां पे पाकिस्तान होगा वहां फॉल्स देगा, बाकी सब में तो ट्रू देगा ना। तो आप वो सोच रहा था मैं, आप वैसा ऐसे होगा बोल या रहे नहीं। हो एक सेकेंड। चलो इसमें कह देता हूँ दो जो है मेरा 1+1 के बराबर है, या आप ये कह रहे हो कि जो मेरा 5 है इक्वल है 2+3 के 2+6 के। नहीं यार मुझे नहीं लगता भाई ये कैसे काम करेगा, मुझे ऐसा सोच के ही नहीं समझ आ रहा है। मतलब ये एक सर, लॉजिक है, इसका इसमें नहीं ट्रू या बोल रहा फॉल्स सर। आएगा, इसका भी ट्रू या फॉल्स आएगा। बट फिर अच्छा आप ही बताओ। चलो मैं यहीं पे इंडिया पाकिस्तान लिख देता हूँ, मैं हार्ड कोड कर रहा था मैं। आप यहीं बोल रहे हो है ना। और चलो BGD लिख दिया मैंने बांग्लादेश के लिए, ठीक है। आप यहीं बोल रहे हो कि एक नॉट की कंडीशन लिखी जाए और आगे कैसे लिखूँ आप बताओ। इंडिया और पाकिस्तान को एरे में डाल देंगे, होगा बस। भाई एरे में मतलब कि ये करली ब्रैकेट लगा के बोल रहे हो आप। हाँ, अब ले ही नहीं रहा भाई। मतलब नॉट के अंदर एरे काम नहीं करता है ना। हाँ नहीं करना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई, क्योंकि नॉट किस चीज़ पे डिसीजन देगा। और मेरे अकॉर्डिंग नहीं काम करेगा, बट आप चेक कर लेना। ये फेल हो जाना चाहिए। अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो चाहे कुछ भी मारो, ये ले ही नहीं, लेगा ही नहीं। लो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने पे भी नहीं ले रहा है, ये नहीं काम करेगा ना। मतलब कि ये कंफ्यूज रहेगा भाई, ये मान लो ट्रू है ये फॉल्स है, तो इसमें से क्या आपको डिलीवर करे, क्योंकि इसे डिलीवर एक करना है, इसे हर हाल में डिलीवर ट्रू या फॉल्स ही करने के लिए बनाया गया है। तो मल्टीपल आर्गुमेंट्स का इसीलिए एक और आर्गुमेंट कैसे देगा, देवे नहीं दे पाएगा जी। ठीक है सर। ठीक है क्या। इसीलिए इसके अंदर और कंडीशन और एंड कंडीशन लगाएंगे ताकि उसके हिसाब से आउटपुट नॉट में लाए। हाँ तो राइट, फिर वो एरे उसमें किए फॉर्मूला ही नहीं रहा, थे। क्योंकि वो एक ही आर्गुमेंट्स अंदर से निकल के आ रहा है। बट हाँ उसके अंदर आप कोई लॉजिक लगा के आप बना सकते हो जरूर कि मल्टीपल आउटपुट उसके अंदर मिल जाए। बट जब नॉट फाइनली डिलीवर करेगा तो वो नॉट एक ही चीज़ डिलीवर कर पाए, इस तरीके का आपको बनाना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर ना, किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। ये सब क्लियर है। देखो अब इसी तरीके से जैसे इसमें मैंने सम पूछा, इसी तरीके से आप मैक्स भी बता सकते हो ना, कि कंपनी ए में जोन सी में सबसे बड़ी वाली सेल कौन सी है। तो जहाँ पे सम लिख रहे हो यहाँ पे मैक्स लिखोगे आप खाली, है ना। सम करता है, मैक्स करेगा। 9 और 4 में बता देगा सबसे बड़ा 9 है। बाकी और कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो कल सम प्रोडक्ट शुरू करेंगे हम, ठीक है। ठीक है सर। चलो थैंक यू गाइस।